हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीराज ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पैराग्राफ राइटिंग और पैराग्राफ डेवलपमेंट, और इसको हम बड़ी डिटेल से करेंगे। मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि अभी हम जो है वो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ओवरव्यू भी है इसमें शुरू में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओवरव्यू में सबसे पहली जो हमारे पास चीज़ है वो है पर्पस। क्या मकसद है पैराग्राफ का? वाई डू वी राइट अ पैराग्राफ इन द फर्स्ट प्लेस? ठीक है, ये हम जानेंगे। सेकेंडली, डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, पैराग्राफ किसे कहते हैं। थर्डली, अलेक्जेंडर बेन 6 रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ। अलेक्जेंडर बेन ने जो है जी ये फॉर्मुलेट किए हैं 6 रूल्स या प्रिंसिपल्स पैराग्राफ के, कि जिनको अगर मद्देनज़र रखें तो एक अच्छा पैराग्राफ, एक यूनिफाइड पैराग्राफ जो है हमारे पास बन जाता है। कंपोजिशन ऑफ पैराग्राफ्स, डिफरेंट कंपोजिशंस कौन सी हैं, किस तरह से आप कंपोज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के अकॉर्डिंग अपने पैराग्राफ्स को। एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ, उसके अज्जा क्या हैं या अनासिर क्या हैं। इट मीन्स कि किन चीज़ों से मिलकर बनता है पैराग्राफ। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ पैराग्राफ, इन अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल ऑफ यूनिफाइड पैराग्राफ, ठीक है जी, कि यूनिफाइड पैराग्राफ किस तरह का दिखता है, एक जिसमें सारी बातों का ख्याल रखा जाए, एक बात दूसरे के साथ जो है वो जुड़ी हो, लिंक्ड हो अच्छे से, हर सेंटेंस आप इसमें वेल लिंक्ड और वेल निट हो। ठीक है, तो वो कैसे होता है उसकी एग्जाम्पल होगी। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ और पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट। तो टाइप्स कौन कौन सी हैं पैराग्राफ की और कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू डेवलप अ पैराग्राफ। और वही टाइप्स भी होती हैं उसकी, कि जब आपका मकसद डिफरेंट होता है तो आप फिर डिफरेंट तौर पे उसकी डेवलपमेंट करते हैं अपने पैराग्राफ की। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स चेंज व्हेन योर पर्पस ऑफ द राइटिंग चेंजेस। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखनी है, और इन सब चीज़ों को हम जब करेंगे तो इंशाल्लाह ये बड़ी डिटेल में आप सबके सामने जो है वो पैराग्राफ के एसेंशियल्स, उसका पर्पस, उसकी डेफिनेशन, उसके जो रूल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं जो अलेक्जेंडर बेन ने फॉर्मुलेट किए हैं वो आएंगे। फिर इसी तरह कंपोजिशन उसकी आएगी डिफरेंट, कि किस तरह की जा सकती है। फिर उसके अलावा एलिमेंट्स आएंगे पैराग्राफ के। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है पर्पस ऑफ राइटिंग। अब देखें, आपको पर्पस का पता होना चाहिए हमेशा, जब भी कोई भी राइटिंग हो या स्पीकिंग हो। ठीक है, आप स्पोकन उसमें जो है वो डिस्कोर्स का हिस्सा हैं, या किसी जगह आप राइटिंग कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि ये जो है ये आपने हमेशा ऑडियंस के लिए लिख रहे होते हैं, किसी के लिए, और उसका एक पर्पस होता है। क्या मकसद है, क्या करना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं आप ऑडियंस से, या आपका मकसद क्या है लिखने का, किस लिए आप लिख रहे हैं। तो knowing your purpose and audience, the three most common purposes of writing are to inform, to persuade and to entertain. Each is described briefly below. अब देखें, सबसे जो मोस्ट कॉमन पर्पसेस हैं राइटिंग के वो क्या हैं? टू इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, मालूमात फ्राहम करना किसी को। वो ऑडियंस का जो है वो पर्पज़ आपका हो सकता है कि आप जो है ऑडियंस का पर्पज़ है आपसे मालूमात लेना, और आपका पर्पज़ है ऑडियंस को मालूमात देना। तो आप इस वजह से लिख रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में इल्म हो, उनको पता चले, उनको उनकी मालूमात में इजाफा हो। तो ये होता है टू इन्फॉर्म। टू परसुएड का क्या मतलब है? टू परसुएड का मतलब है टू कन्विंस। आप किसी बारे में भी जो ऑडियंस है उसको कायल करना चाहते हैं, आप मनाना चाहते हैं कि जी ये बात इस तरह है, आप दावा करते हैं, फिर आप सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं आर्गूमेंट करके कि जी इस तरह इन इन वजूहत की बिना पे मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये ठीक है, आपको माननी चाहिए और आपको इस तरह करना चाहिए। तो उसको कहते हैं परसुएशन, या परसुएड करना या कन्विंस करना। एंड टू एंटरटेन, और लुत्फ के लिए भी, मज़े के लिए भी, कि वो आपकी कहानी पढ़ें, आपका जो है वो कोई भी ऐसे पढ़ें और उनको मज़ा आए, एंटरटेनमेंट हो। ठीक है, उनको लुत्फ, वो लुत्फ अंदोज़ हों। तो ये तीन जो मकसद हैं, बेसिक मकसद हैं राइटिंग के, और ये जो है पैराग्राफ के भी होते हैं, यही फिर ऐसे के भी होते हैं, चूँकि पैराग्राफ से मिलके ऐसे बनता है। इस वजह से हमें ये जो है ना साथ साथ लेके चलना होता है जहन में, कि राइटिंग जो है ओवरऑल पैराग्राफ की हो, वही फिर ऐसे पे जो है वो लागू हो जाती है, सेम जो कंपोजिशन है। अच्छा, सबसे पहले को थोड़ा देखें डिटेल में, जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो उसकी तरफ चलते हैं कि टू इन्फॉर्म, टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट। किसी भी मौजू पे इंफॉर्मेशन या मालूमात का फ्राहम करना इस राइटिंग का मकसद होता है, कि जिसमें इंफॉर्मेशन या इन्फॉर्म करना उसका मकसद होता है मेन। ठीक है, तो वो जो राइटिंग होती है
उसमें आप क्या करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ऑथर्स हु आर राइटिंग टू इन्फॉर्म वांट टू प्रोवाइड फैक्ट्स दैट विल एक्सप्लेन और टीच समथिंग टू रीडर्स. जी, जो इस वजह से लिख रहे हैं उनका मकसद, जो मुसन्निफ़ीन हैं जिनका मकसद जो है वो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है या उनके सामने हक़ाइक़ को रखना है, तो वो क्या करते हैं, वो कोई भी चीज़ जो है एक्सप्लेन करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं या कुछ सिखाते हैं रीडर्स को, पढ़ने वालों को. फॉर एग्जाम्पल, an informative paragraph about sandwiches might begin. Eating food between two slices of bread. A sandwich is a practice that has its origins in 18th century England. अब ये जो है eating food between two slices of bread, जिसको हम सैंडविच कहते हैं, तो ये जो है ये कब से शुरू हुआ, इस तरह बनाना दो उसमें डबल रोटियों में जिसको हम कहते हैं, या ब्रेड्स में, और फिर खाना, तो ये 18वीं सदी में, ठीक है, ये शुरू हुआ इंग्लैंड में. अब देखें, इसको पढ़ के हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कब शुरू हुआ, अगर कोई पूछे तो वी नो, ठीक है, वी हैव दिस इन्फॉर्मेशन इन आवर हेड्स. दूसरा है टू परसुएड. अब परसुएड का क्या मतलब है? टू कन्विंस द रीडर टू एग्री विद द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ सब्जेक्ट. आपका जो एज अ राइटर आप जब लिखेंगे पैराग्राफ, आपका जो पॉइंट है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो नुक्ता नज़र है, उससे आप चाहते हैं कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो क्या करे, वो इत्तफाक करे या वो एग्री करे उससे, वो मान जाए वो बात, वो कायल हो जाए. तो आप उस लिए लिखते हैं. आपका पर्पज़, आपका मकसद क्या होता है लिखने का, कि वो आपकी बात मान जाए. ऑथर्स वर राइटिंग टू परसुएड में गिव फैक्ट्स बट देयर मेन गोल इज़ टू आर्ग्यू और प्रूव अ पॉइंट टू रीडर्स. एक नुक्ते को जो है वो क्या करना होता है, साबित करना होता है, और यही मकसद होता है परसुएशन का या कन्विंसिंग का, कि एक ऑथर जो है, एक मुसन्निफ इसलिए लिखता है ताकि जो रीडर्स हैं वो उसकी बात से कन्विंस हो जाएं, कायल हो जाएं उसके. A persuasive paragraph about sandwiches might begin. There are good reasons why every sandwich should be made with whole grain bread. अब देखें, ये एक दावा है, ठीक है, और वो कहता है कि जी इसके पीछे अच्छे जो हैं वो क्या हैं, वजूहात हैं, मतलब कि गहरी वजूहात हैं या बड़ी वजूहात हैं कि क्यों एक सैंडविच को जो है वो होल ग्रेन ब्रेड से बनाना चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट है टू एंटरटेन, टू अम्यूज़ एंड डिलाइट. जी, खुश करना, ठीक है, उनको इत्मीनान दिलाना, खुशी दिलाना, लुत्फ दिलाना, ये जब मकसद होगा. टू अपील टू द रीडर्स सेंसेस एंड इमेजिनेशन, ठीक है. अब देखें, अगर कोई भी आप पढ़ते हैं ना, ये जो 5 सेंसेस होती हैं हमारी बेसिक, इसकी अपील होती है. मतलब अगर आप कोई इस तरह के चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे सैंडविचेस का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सैंडविचेस से मुंह में पानी सा आता है, और हमारी कौन सी टेस्ट की जो सेंस है वो क्या होती है, वो इससे अपील होती है, ठीक है, और हमारा दिल करता है कि हम भी ये चीज़ खाएं. इसी तरह कोई नज़ारा फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन किया जा रहा है आपके सामने, आप पढ़ते हैं, तो आपको क्या होता है, आपकी जो है वो आइज़ की जो साइट है, सॉरी जो वो है सेंस है, ठीक है, ये साइट की जो सेंस है वो क्या होती है, वो अपील होती है या ट्रिगर होती है उससे, ठीक है. तो ये इमेजिनेशन, ख्यालात, ये सेंसेस का जो अपील करना है वो क्या कहलाता है, एंटरटेनमेंट. और एंटरटेनमेंट का मकसद जो है वो, जब आपका मकसद एंटरटेनमेंट है तो आप फिर इस तरह का पैराग्राफ लिखते हैं जिससे रीडर्स को खुशी हो या उनको जो है वो मुख्तलिफ उनके जो एहसासात हैं वो ट्रिगर हों. ऑथर्स राइट टू एक्सप्लेन इन वेरियस वेज, ऑथर्स राइट टू एंटरटेन इन वेरियस वेज थ्रू फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. तो फिक्शन भी होता है और नॉन फिक्शन भी होता है. अब फिक्शन और नॉन फिक्शन का सिंपली अगर मैं मतलब बताऊँ तो वो ये होगा कि एक होता है जी इमेजिनेशन पे बेस्ड जो टेक्स्ट होते हैं, ठीक है जी, टोटली इमेजिनेशन. और नॉन फिक्शन होता है जो साइंस वगैरह और इस तरह के साइंटिफिक जो राइटिंग होती है. तो दोनों तरह से जो है वो एंटरटेनमेंट आप हासिल कर सकते हैं, या ऑथर्स जो हैं वो लिख सकते हैं ताकि एंटरटेन हों उनके रीडर्स या ऑडियंस. एन एंटरटेनिंग पैराग्राफ अबाउट सैंडविचेस माइट बिगिन. What I wanted was a midnight snack, but what I got was better, the biggest, most magical sandwich in the entire world. तो देखें, मैं सिर्फ चाह रहा था जी कि शाम, वो जो रात को, आधी रात को हम कोई भी चीज़ खाते हैं स्नैक्स के तौर पे, मैं चाह रहा था कोई भी चीज़ हो, लेकिन मुझे जो मिला वो इससे बेहतर था. क्या? सबसे बड़ा, सबसे जो है वो उम्दा किस्म का सैंडविच पूरी दुनिया में, ठीक है. अब देखें, ये जो लिखा गया है ये ज़रूरी नहीं कि ये ठीक हो. द बिगेस्ट मोस्ट मैजिकल सैंडविच. अब किसी ने सारे सैंडविच थोड़ी देखे हुए हैं दुनिया में कि किस तरह के हैं या क्या है, लेकिन यहाँ पे इससे क्या मुराद है, यहाँ पे उस पे जो है वो उसको मज़ा इतना आया है, उसको लुत्फ़ इतना आया है उस सैंडविच को खा के कि वो सबसे अच्छा लग रहा है उसको उस वक्त, ठीक है. दुनिया का सबसे बड़ा सैंडविच और सबसे मैजिकल सैंडविच उसको लग रहा है, जादुई
रहने जिसको लग रहा है पूरी दुनिया का। तो देखें कि इसको पढ़ के हमें एंटरटेनमेंट मिलती है या हम एंटरटेन होते हैं ऐसी चीज़ों को पढ़ के। तो ये 3 बेसिक मकसद हैं राइटिंग के। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन हो किसी भी इन टॉपिक्स में से जो पैराग्राफ राइटिंग में हम कर रहे हैं, इनमें से भी अगर किसी भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स हैं या पर्पस ऑफ राइटिंग है या ठीक है जो है वो 6 प्रिंसिपल्स हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका होगा तो आपने कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। अब ये डेफिनेशन आ गई जी। व्हाट इज़ पैराग्राफ? अ पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स दैट अ राइटर डेवलप्स अबाउट अ सब्जेक्ट। ये वर्ड जो है वो ग्रुप है, ठीक है जी, GROUP। ये साथ साथ में आपको प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगा ताकि आपकी ये भी अच्छी हो जाए, तलफ़ुज़ भी आपका अच्छा हो जाए, एंड यू शुड नो कि कैसे हमने डिफरेंट वर्ड्स प्रोनाउंस करने। सही है। कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम अलहदा से इन चीज़ों को देखें। सो वट एवर आई नो, जो भी प्रोनाउंसिएशन मुझे पता होगी किसी वर्ड की, सो आई विल डायरेक्टली टेल यू कि जी ये वाली जो है वो प्रोनाउंसिएशन इस तरह आपने करनी है, ये इसको वर्ड को इस तरह प्रोनाउंस करना है। अ पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स दैट अ राइटर डेवलप्स अबाउट अ सब्जेक्ट। पैराग्राफ में रिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है कि हर सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड हो। एक और बात मैं आपको बताऊं कि हर पैराग्राफ का एक मेन आइडिया होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। वो जो सेंटेंस होता है जो मेन आइडिया को बताता है हमें, उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? टॉपिक सेंटेंस। उसको पढ़ के हमें ये अंदाज़ा हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि ये पैराग्राफ में आगे क्या क्या बातें होने जा रही हैं। तो ओवरव्यू होता है वो पूरे पैराग्राफ का, ठीक है। द फर्स्ट सेंटेंस स्टेट्स द स्पेसिफिक पॉइंट और आइडिया ऑफ द टॉपिक। तो अमूमन ये फर्स्ट सेंटेंस होता है, नॉट ऑलवेज, लेकिन अमूमन ये फर्स्ट सेंटेंस होता है कि जिसको पढ़ के हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि पैराग्राफ में आगे क्या बातें होने जा रही हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि वो हमारे काम का है, क्या हमारे इंटरेस्ट का है या नहीं है। जिस तरह ऐसे में आपको पता भी होगा, और मैंने जो ऐसे पे जो वीडियोज़ हैं उनमें मैंने बताया कि उसमें जो थीसिस स्टेटमेंट होता है, ये पैराग्राफ का थीसिस स्टेटमेंट होता है, टॉपिक सेंटेंस। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है जी? थीसिस स्टेटमेंट होता है थीसिस का स्टेटमेंट। थीसिस मेन आइडिया, उसकी स्टेटमेंट, उसका सेंटेंस जो होता है एक ऐसे में इंट्रोडक्शन में वो इंक्लूड करते हैं हम। उसको देख के ये पता चलता है कि व्हाट इज़ गोना बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस स्पेसिफिक एसे, और इस एसे में आगे क्या होने जा रहा है, क्या क्या बातें होंगी। तो उसको पढ़ के इंट्रोडक्शन में ही अंदाज़ा हो जाता है रीडर को कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, ठीक है। और वो उसके इंटरेस्ट का है, उसके जो है वो फ़ायदे का है या नहीं, तो वो उधर से इसको पता चल जाता है, पूरा ऐसे उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, द रेस्ट ऑफ सेंटेंसेज इन द पैराग्राफ सपोर्ट द पॉइंट और आइडिया। अब देखिए, जिस तरह एक एसे में मैंने पहले अभी शुरू में कहा कि आपने एसे का जो फॉर्मेट है ना वो याद रखना है पैराग्राफ सीखते हुए भी, या पैराग्राफ को सीखते हुए एसे को सीखते हुए आपने पैराग्राफ का भी जो स्ट्रक्चर है वो याद रखना है। अब देखें, जिस तरह एसे में पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, फिर कंक्लूजन होता है। इंट्रोडक्शन में क्या थीसिस स्टेटमेंट होता है, जो आपका दावा होता है उसको आप एक्सप्लेन करते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं थ्रू आउट द एसे, ठीक है, बॉडी पैराग्राफ्स में, और फिर फाइनली कंक्लूजन। इसी तरह पैराग्राफ में भी पहले टॉपिक सेंटेंस होता है जिसको पढ़ के जो है हमें मेन आइडिया मिलता है, उसके बाद उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स होती है। मेन आइडिया कोई भी दावा हो सकता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का कोई मेन वो पॉइंट हो सकता है, अगर इन्फॉर्मेशन आपका मकसद है। अगर परसुएशन है तो आपका वो होगा कि जी ये इस तरह होता है तो आप भी माने ये बात मेरी, वो परसुएट कर रहे होते हैं आप ऑडियंस को। वो तीसरा जो है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए ये है कि वो पता चलेगा ना कि क्या सब्जेक्ट है, किस बारे में आप बात करें। तो पहले सेंटेंस को देख के, ये टॉपिक सेंटेंस को देख के द रीडर्स वुड नो कि व्हाट इज़ गोना बी द जो डिस्कशन है, ठीक है। तो वो सपोर्टिंग डिटेल्स सारी जो है वो क्या होंगी, उसके बारे में जो भी बातें आप करेंगे टॉपिक सेंटेंस के बारे में या मेन आइडिया के बारे में, वो सारी सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी। और फिर फाइनली कंक्लूजन भी होता है हर पैराग्राफ का। अगर एक यूनिफाइड या वेल निट या वेल रिटन पैराग्राफ है तो उसमें क्या है कि उसमें कंक्लूजन भी होगा, उसमें सपोर्टिंग डिटेल्स भी होती हैं, और उसमें टॉपिक सेंटेंस भी होता है, जो कि बहुत ही लाजमी है। स्कॉटिश लॉजिशियन अलेक्जेंडर बेन। अब ये कौन है जी? स्कॉटिश लॉजिशियन है, नक्काद है, जिसको कहते हैं ना मंतक, लॉजिक, मंतक, और जो ये करता है, इसको प्रैक्टिस करता है, उसको ये कहते हैं लॉजिशियन या नक्काद। तो अलेक्जेंडर बेन जो है डिफाइंस अ पैराग्राफ एज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस विद यूनिटी ऑफ पर्पस। अलेक्जेंडर बेन जो था उसने इसको कैसे पैराग्राफ को डिफाइन किया जी? कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस विद यूनिटी ऑफ पर्पस। मकसद एक होता है, मतलब पूरा पैराग्राफ का एक ही मकसद होता है, सारे सेंटेंसेस उसी मकसद से जुड़ते हैं। अगर वो उससे हट गया कोई भी सेंटेंस,
सो इट मीन्स दैट द पैराग्राफ इज नॉट वेल निट या वेल रिटन या यूनिफाइड, ठीक है। और यूनिटी जो है बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं है तो फिर रीडर को पढ़ने में मुश्किल होती है, वो जगह जगह स्टक होगा, उसको जो है वो समझ नहीं आएगी कि ये क्या बात अचानक दूसरी बात किधर से शुरू होगी, ये तो रिलेशन ही इसका कोई नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम बात कर रहे थे, अगर मैं बीच में अलग से कोई और बात करना शुरू कर दूँ तो सामने वाला कहेगा कि मुझे तो समझ नहीं आई, अचानक वो बात किधर से आ गई बीच में। तो देखें कि हमने ये सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। वी नीड टू कनेक्ट ऑल दीज आइडियाज़ इन वन पैराग्राफ। जब भी हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें हमने कोशिश करनी है कि सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं, ऑल ऑफ दो सेंटेंसेस आर knit together in a well mannered structure, ठीक है जी। अच्छा, Alexander Bain popularized 6 rules for paragraph construction within his rhetorical theory। कि effectively कैसे, rhetoric क्या होता है जी, जो effectively हम conversation करते हैं या writing में हम करते हैं, ताकि जिस तरह oration होती है, debate होती है, आपने देखा होगा कि जो debate का मुकाबला होता है उसमें थोड़ा different होता है अंदाज, वो rhetorical style होता है, ठीक है। कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ऑडियंस को, आप अपनी बात जो है बड़े इस अंदाज से कर रहे होते हैं कि वो दिल में उतरती है, वो दिमाग में उतरती है, और ऑडियंस उस वक्त कायल हो रही होती है आपकी बात से, तालियां भी बजती हैं, सही है। तो अलेक्जेंडर बेन पॉपुलराइज 6 रूल्स फॉर पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन विद इन हिज रेटिकल थ्योरी। रेटिकल थ्योरी इसने जो है वो फॉर्मुलेट की, और उसमें 6 रूल्स पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन के, इस तरह से कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए एक पैराग्राफ की, इस तरह से हमें कंस्ट्रक्ट कंपोज करना चाहिए, इस तरह से लिखना चाहिए, उसके बारे में उसने 6 रूल्स फॉर्मुलेट किए। एज अ रिजल्ट ही इज यूजुअली कॉल्ड द फाउंडर ऑफ पैराग्राफ थ्योरी। अब पैराग्राफ थ्योरी भी एक थ्योरी है, उसमें हम नहीं जाते, वी डोंट हैव इनफ टाइम टू डिस्कस इट राइट नाउ, लेकिन पैराग्राफ थ्योरी जो है उसका फाउंडर भी किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर बेन को। ये जस्ट वैसे आपके लिए एक इंफॉर्मेशन समझे इसको, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। His concept of the paragraph appears to be analogically derived from sentence theory। और उसके जो कॉन्सेप्ट है पैराग्राफ का, जिस तरह डिफाइन किया है अलेक्जेंडर बेन ने कि कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस विद यूनिटी ऑफ पर्पस, तो ये कहाँ से उसने लिया है, सेंटेंस थ्योरी से, ठीक है। अब सेंटेंस थ्योरी एक और थ्योरी है। अब देखें ये थ्योरी में इसको नहीं पढ़ रहा, ये क्या है, थ्योरी, इसकी प्रोनाउंसिएशन। तो आपने ये साथ साथ नोटिस करना है द वे आई एम प्रोनाउंसिंग दीज वर्ड्स, सो यू नीड टू गेट these pronunciations well in your mind, ठीक है। और आपने अच्छे से जो है वो इनको अपने जहन में मेमोराइज कर लेना है, और इनको फिर इसी तरह यूज़ करना, चेक भी कर सकते हैं आप, हमेशा चेक किया करें, दोबारा जो है वो कंफर्म किया करें कि ये जो टीचर जिस तरह प्रोनाउंस कर रहा है कि ये वर्ड इसी तरह प्रोनाउंस होता है या नहीं। आपने क्या करना है, गूगल में जाके लिखना है किसी भी वर्ड को, और फिर आगे मीनिंग लिखेंगे अगर आप, तो अक्सर अल्फाज का आपको वहाँ पे जो है वो मिल जाती है प्रोनाउंसिएशन। आप उसको सुन सकते हैं साउंड के आइकन को क्लिक करके, और फिर आप देख सकते हैं कि ये जो साउंड है ये ठीक है या नहीं है, सही है। अच्छा, द थ्योरी असर्ट्स दैट द पैराग्राफ, ये पैराग्राफ थ्योरी है, द थ्योरी असर्ट्स दैट द पैराग्राफ इज वन यूनिट ऑफ पीस ऑफ राइटिंग। ये थोड़ा सा उसका जो है वो कॉन्सेप्ट है, बाकी पूरी जो थ्योरी है या उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो इस वीडियो का हिस्सा नहीं है, चूँकि तो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की। The theory asserts that the paragraph is one unit of a piece of writing and generally consists of several sentences। एक इकाई है जी एक piece of writing में, मतलब एक essay फॉर एग्जांपल या एक बुक है, उसमें काफ़ी सारे पैराग्राफ्स होंगे और उनमें ये एक यूनिट होती है, ठीक है। एंड जनरली कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेंटेंसेज, और आमतौर पे इसके काफ़ी सारे सेंटेंसेज इसमें मौजूद होते हैं। इन एडिशन इट क्लेम्स दैट द पैराग्राफ शुड डील विद ओनली वन सब्जेक्ट और टॉपिक, सही है। अब देखें कि पैराग्राफ का एक ही टॉपिक, एक ही मेन आइडिया, एक ही मौजू होना चाहिए, एंड शुड कंप्राइज द टॉपिक सेंटेंस एट द बिगिनिंग, और शुरू में उसका जो है वो टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, ताकि रीडर को पूरा पैराग्राफ पढ़ के ये ना समझाए कि किस बारे में था, बल्कि उसको शुरू से ही पता चल जाए और उसका जहन उस तरह तैयार हो जाए आगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। फॉलोड बाई सेवरल सपोर्टिंग सेंटेंसेज एंड ए कंक्लूडिंग सेंटेंस एट द एंड। वही बात जो मैंने अभी की कि एक दावा होता है कि इन्फॉर्मेशन की कोई बात होती है, उसको आप फिर एक्सप्लेन करते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं कि फलां जगह भी ऐसे होता है, फलां जगह भी ऐसे होता है, उसने भी इस तरह देखा, इसने भी इस तरह देखा, और फिर आखिर में कंक्लूड करते हैं कि जो बात थी वाकई में सच है या सही है, तो वो कंक्लूजन हो जाता है पैराग्राफ का। Moreover, according to the theory, the topic sentence should have only one topic and one controlling idea और main idea। अब देखें कंट्रोलिंग आइडिया क्या है कि एक तो मौजू है ना, अब कंट्रोलिंग आइडिया क्या है कि उसके बारे में जो आपका मेन आइडिया है वो कंट्रोलिंग आइडिया है, ठीक है। एक जो टॉपिक सेंटेंस है, इसको थीसिस स्टेटमेंट भी हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग आइडिया को। अब जो टॉपिक सेंटेंस है
उसमें जस्ट एक मौजू होना चाहिए। हमने कोशिश करनी है कि आपका मौजू, आपकी बात का जो मकसद है वो एक होना चाहिए, और फिर एक ही उसका जो आइडिया है वो भी एक होना चाहिए, ताकि रीडर कंफ्यूज ना हो कि ये दूसरी बात कहाँ से बीच में आ गई। तो आपने ये चीज़ भी कोशिश करनी है कि एक ही बात के साथ जुड़े रहना है थ्रू आउट जो पैराग्राफ। अच्छा, अलेक्जेंडर बेन्स 6 रूल्स। पहला क्या है जी? द डायरेक्शन एंड पर्पज ऑफ ईच सेंटेंस शुड कनेक्ट टू व्हाट केम प्रायर। दिस मस्ट बी एक्सप्लिसिट एंड अनमिस्टेकेबल। डायरेक्शन और पर्पज हर सेंटेंस का हमेशा पिछले से जुड़ा होना चाहिए, पिछले सेंटेंस से भी और मेन आइडिया से भी जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो मकसद है वो अगले सेंटेंस का पिछले से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि मेन आइडिया जो है वही मकसद आपको फराहम करता है सारे सेंटेंसेस के लिए। तो आपने कोशिश करनी है कि सब सेंटेंसेस मेन आइडिया से जुड़े हों और आपस में भी जुड़े हों। तो पिछला जो सेंटेंस है उससे अगला जुड़ा होना ज़रूरी है। दिस मस्ट बी एक्सप्लिसिट एंड अनमिस्टेकेबल। उसमें आपने जो है वो ये नहीं करना कि गलती का शिकार हो जाए रीडर, मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए रीडर को। और एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है? ज़ाहिर। तो वो ज़ाहिर होना चाहिए, वो पता चलना चाहिए देख के ही हर रीडर को। जितने ज़्यादा रीडर्स को आसानी से पता चलेगा, जितना रीडर्स को, उतना आपका जो पैराग्राफ है वो अच्छा है। जितनी आसानी से समझ आती है बात, उतना ही अच्छा टीचर होता है। जितनी आसानी से बात अगले की समझ आती है, उतना ही वो बेहतर बोलने वाला समझा जाता है या लिखने वाला समझा जाता है। तो ये जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। 6 रूल्स में से पहला ये है कि डायरेक्शन एंड पर्पस ऑफ ईच सेंटेंस शुड कनेक्ट टू व्हाट केम प्रायर। सेकेंड है, व्हेन सेवरल कंसेक्टिव सेंटेंसेस रिपीट और इलस्ट्रेट द सेम आइडिया, दे शुड एज मच पॉसिबल बी फॉर्म्ड अलाइक। अगर कंसेक्टिव सेंटेंसेस एक के बाद दूसरा जो मुसलसल या लगातार आते हैं, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दीगरे जिसे कहते हैं, तो वो सेंटेंसेस जो हैं वो अगर एक ही आइडिया को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करके उसी आइडिया को जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से या डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके बयान करें, तो दे शुड एज मच पॉसिबल बी फॉर्म्ड अलाइक। उनको एक तरह से स्ट्रक्चर में एक तरह से हमें डालना चाहिए। और एक तरह से ढालने का क्या मतलब है कि एक तरह से उनको हमने क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। पैरेलल कंस्ट्रक्शन भी इसको कहते हैं जी, बिल्कुल। जिस तरह देखें, अगर मैं जो है वो एक सेंटेंस में अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज रखता हूँ, तो फिर मैं दूसरे में भी कोशिश करूँ कि इसी तरह यही उसका स्ट्रक्चर हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड के मतलब अगर आप जो है वो एक में क्या कर रहे हैं कि सेमीकोलन लगा के और आगे लिस्ट वगैरह भी दे रहे हैं, और दूसरे भी जो सेंटेंस है उसका भी आइडिया सेम है, तो आपने फिर क्या कोशिश करनी है कि कंस्ट्रक्शन में भी वो एक जैसे हो, ठीक है, वो दिखने में भी एक जैसे हों सेंटेंसेस। द मेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड मेंटेन देयर पोजीशंस थ्रू आउट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, जो सब्जेक्ट होता है जिसकी जो काम करने वाला होता है या जिसकी बात की जा रही होती है, और जो बात होती है, जो की जा रही होती है उसके बारे में, वो क्या होता है? वो प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अली प्लेज फुटबॉल, तो अली क्या है? सब्जेक्ट है। प्लेज फुटबॉल, उसके बारे में बात की जा रही है कि वो फुटबॉल खेलता है, तो ये प्रेडिकेट है, प्लेज फुटबॉल। अच्छा, थर्ड है द ओपनिंग सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस इज एक्सपेक्टेड टू इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ। जो ओपनिंग सेंटेंस या टॉपिक सेंटेंस है, उससे ये तवक्को रखी जाती है, उसको देख के ये पता चल जाना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है पैराग्राफ, क्या मौजू है, किस बारे में बात होगी, क्या बात होगी, ठीक है, उसको देख के ये पता चल जाना चाहिए। फोर्थ वन, ईच सेंटेंस इन अ पैराग्राफ शुड बी फाउंड इन इट्स मोस्ट सुटेबल लोकेशन विद इन द पैराग्राफ। Every paragraph has a plan dictated by the nature of the composition. As such, sentences should be laid out in accordance of this plan. An out of place sentence brings confusion. जी, अब इसमें जो नुक्ता है इस फोर्थ पॉइंट में या फोर्थ रूल में या प्रिंसिपल में, वो क्या है कि आपकी हर सेंटेंस की लोकेशन वो भी सही होनी चाहिए। देखिए ना कितना ज़रूरी है कि आपने अहम बात कहाँ पे करनी है, आपने थोड़ी हल्की बात कहाँ पे करनी है। अच्छा, मेन बात आपने जो है वो उस मेन आइडिया के बारे में भी, मेन जो एग्जांपल है वो कहाँ पे देनी है, फिर हल्की एग्जांपल थोड़ी सी कहाँ पे देनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कंपोजिशन बताएगी, आपका पर्पज़ बताएगा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर राइटिंग, ठीक है। अगर आपका पर्पज़ इन्फॉर्मेशन है, टू इन्फॉर्म है, तो उसका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, एक डिफरेंट कंपोजिशन होगी। इफ़ दैट्स टू एंटरटेन, तो वो फिर एक डिफरेंट कंपोजिशन बनेगी। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि वो जो अलेक्जेंडर बेन ने जो प्रिंसिपल्स दिए उनमें फोर्थ जो प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग वी नीड टू लुक फॉर द प्लेस, द लोकेशन। हमने देखना है कि वो लोकेशन क्या है जिसमें हमने इस सेंटेंस को, इस स्पेसिफिक सेंटेंस को रखना है उस पैराग्राफ के अंदर, टू मेक इट द मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, और अपनी बात मोस्ट इफेक्टिवली
करने के लिए कि वो उतर जाए उसके अगले के दिल में, दिमाग में, वो बात मान जाए, तो उसके लिए स्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए, डायरेक्शन भी सही बननी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली आप एनालॉजिकली इसको समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब तक उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं होती, वो आपकी तरफ डायरेक्ट नहीं हो रहा होता, आपकी तरफ नहीं आ रहा होता सही कंपोजिशन में, सही स्ट्रक्चर में, तो वो फिर चीज़ जो है वो तीर फॉर एग्जांपल या एक गोली भी हो, वो भी सही फिर जाके उसको हिट नहीं करती टारगेट को। सो वी नीड टू कीप द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द टारगेट, और उसके हिसाब से हमने देखना होता है कि टारगेट क्या है, हमारा पर्पज़ क्या है, और उसके हिसाब से हमने उसके सामने उसको रखना होता है चीज़ को जो हम वहाँ पे फेंकना चाह रहे हैं या वहाँ पे भेजना चाह रहे हैं। अच्छा, अ पैराग्राफ शुड पोजेस यूनिटी एंड कंटेन अ डेफिनेट पर्पज़। There should be no sentences or information contained in that paragraph which does not support that purpose. आपका जो मेन आइडिया है, आपका जो पर्पज़ है, अगर वो एंटरटेनमेंट है, इन्फॉर्मेशन है, उससे हट के कोई भी सेंटेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन उससे हट के नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे हट के कोई बात हो। ऑल ऑफ दोज सेंटेंसेज मस्ट बी इन लाइन विथ योर पर्पज़, या एक ही उसका पर्पज़ होना चाहिए, सारे सेंटेंसेज एक ही तरफ डायरेक्ट होने चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। इसका सिंपली ये मतलब है। सिक्स्थ क्या है जी? द बिग सेंटेंसेज विद इन द पैराग्राफ शुड बी द इम्पोर्टेंट आइडियाज, द स्मॉलर सेंटेंसेज शुड बी द लेस इम्पोर्टेंट आइडियाज, एवरीथिंग शुड हैव बल्क एंड प्रोमिनेंस अकॉर्डिंग टू इट्स इम्पोर्टेंस। तो आप देखेंगे ये आप रख सकते हैं उसमें कि जो बिग सेंटेंसेज हैं, जो बड़े सेंटेंसेज हैं, वो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को कन्वे कर रहे हो, ठीक है, मेन बातों को कन्वे कर रहे हो, और जो स्मॉलर सेंटेंसेज हैं वो थोड़े से लेस इम्पोर्टेंट आइडियाज़ या लेस इम्पोर्टेंट जो ख़यालात हैं, जो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसमें फिर एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, तो उनके लिए आप स्मॉलर सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब एवरीथिंग शुड हैव बल्क एंड प्रोमिनेंस अकॉर्डिंग टू इट्स इम्पोर्टेंस। जितना उसका जो है वो उसकी अहमियत है, उसके हिसाब से आपने उसका जो है उसके वर्ड्स रखने हैं, उसके हिसाब से उसकी लेंथ रखनी है इन अ सेंटेंस या इन अ पैराग्राफ। तो देखें कि सेंटेंस में आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है, हत्ता कि आपने इस चीज़ को भी देखना है कि वो जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैंने उस पर ज़्यादा बोला, ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल किया उसको कन्वे करने के लिए, उसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया, सो इट मीन्स कि इट इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स, और वो जो है वो या इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम उन चीज़ों पे ज़्यादा बोलते हैं आमतौर पे जो ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, तो उन पे हम ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, और जो है वो इतनी अहम नहीं होती, ट्रिवियल होती हैं, मामूली होती हैं, उनके लिए हम थोड़े अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो ये आम सी, आपने हमेशा इसको डेली लाइफ से जोड़ना है लर्निंग को, ताकि आपके लिए सीखना आसान से आसान हो सके। अच्छा, नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ अ पैराग्राफ। कैसे कंपोज किया जाता है, या कंपोजिशन क्या होती है एक पैराग्राफ की। व्हाट मेक्स अ पैराग्राफ? अ पैराग्राफ हैज 3 बेसिक पार्ट्स। मैंने आपको पहले भी बता दिया ये चीज़, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल के साथ देखते हैं। द टॉपिक सेंटेंस, this is the main idea of a paragraph. It is usually the first sentence of the paragraph and it is the most general sentence of the paragraph. ठीक है, अब देखें ये मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ का क्या मतलब है जी? ये जो है टॉपिक सेंटेंस, ये बेसिकली वो सेंटेंस है, वो स्टेटमेंट है जो मेन आइडिया को कन्वे करती है, लेकिन इसी को मेन आइडिया भी कह सकते हैं हम। इट इज़ यूजली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। आमतौर पे ये पहला सेंटेंस होता है, जैसा कि मैंने बताया यूजली, लेकिन हमेशा नहीं होता। एंड इट इज़ द मोस्ट जनरल सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, और ये सबसे जो है वो जनरल आम सेंटेंस होता है। तो ये जनरल बात होती है, इसको फिर जब हम नीचे सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं, उसका कंक्लूजन देते हैं, तो वो फिर क्या हो जाता है, वो फिर जो है ना प्रूव हो जाता है पॉइंट। तो शुरू में ये एक जनरल बात होती है, जब हम उस पर जो है उसको डेवलप करते हैं, आगे उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं, तो फिर बात जो है वो साबित होती है, या वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करती है अपनी, या कन्विंस करती है, जिसको साबित करना कह सकते हैं, और उसके अलावा वो एंटरटेन वाकई में करती है फिर। ठीक है, और वो सेंटेंस जो मिलके जब बाकी सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूजन के साथ एक पैराग्राफ बनता है, तो वो फिर असर करता है रीडर पे। ठीक है, अच्छा, द सपोर्टिंग सेंटेंसेस, दीज आर सेंटेंसेस दैट टॉक अबाउट और एक्सप्लेन द टॉपिक सेंटेंस। दे आर मोर डिटेल्ड आइडियाज दैट फॉलो द टॉपिक सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस जो है वो जनरल था, अब मोर डिटेल में जो है वो सपोर्टिंग डिटेल्स भी इनको कहते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी कहते हैं, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ये सारे जो है ये क्या करते हैं जी, ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं, ये उसी के बारे में मज़ीद बात करते हैं। आपकी कोई एग्जांपल्स होंगी वो आप इसमें लिखेंगे टॉपिक सेंटेंस के बारे में या मेन आइडिया के बारे में। ठीक है, और जो भी आप उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं वो आप
सपोर्टिंग सेंटेंसेस में बयान करेंगे। द कंक्लूडिंग सेंटेंस, दिस में बी फाउंड एज द लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ। अब इसको जो है वो देखा जा सकता है आमतौर पे आखिरी सेंटेंस होता है ये पैराग्राफ का। इट कैन फिनिश अ पैराग्राफ बाय रिपीटिंग द मेन आइडिया और जस्ट गिविंग अ फाइनल कॉमेंट अबाउट द टॉपिक। द कंक्लूडिंग सेंटेंस शुड रीस्टेट द आइडिया इन द टॉपिक सेंटेंस। तो कंक्लूडिंग जो सेंटेंस होता है, इसी तरह मैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ की भी बात आपको बता दूं जो एसे में होता है, उसमें क्या है जी, कंक्लूजन या कंक्लूडिंग पैराग्राफ, उसमें भी आप थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट करते हैं। लेकिन देखें, थीसिस स्टेटमेंट में आपने मेन आइडिया बयान किया, अब सपोर्टिंग पैराग्राफ्स है नीचे, एक ऐसे की बात कर रहा हूँ, उसमें आपने पैराग्राफ्स में सारी जो है वो डिटेल्स दी उनके बारे में, ठीक है, अपने मेन आइडिया के बारे में। अब जो कंक्लूजन आप कर रहे हैं उसमें आप रीस्टेट तो करते हैं थीसिस को, मेन आइडिया को, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि शुरू में जब आपने थीसिस स्टेटमेंट या मेन आइडिया इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें आपने अभी डिटेल नहीं दी हुई थी, अभी प्रूफ नहीं किया था पॉइंट को, इतना एक्सप्लेन नहीं किया था। लेकिन अब चूंकि आप एक्सप्लेन कर चुके हैं थ्रू आउट द पैराग्राफ्स, बॉडी पैराग्राफ्स जिनको कहते हैं, अब कंक्लूजन में आप रीस्टेट तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंटली रीस्टेट करते हैं। अभी आप जो है वो उस तरह से रीस्टेट करते हैं कि ये बात वाकई में ठीक थी जो मैं कह रहा था, कि इन वजूहत पे जो मैंने अभी डिस्कस किए ऊपर, ये बात ठीक थी। तो कंक्लूडिंग लाइन में रीस्टेट कर रहे होते हैं आप, बात वही वाली दोबारा कर रहे होते हैं जो आपने थीसिस स्टेटमेंट में की या मेन आइडिया में की, लेकिन अब थोड़ी सी जो टोन है, थोड़े अल्फाज जो है वो डिफरेंट होते हैं। The concluding sentence that restates the main idea should give the same information in a slightly different way, perhaps by using different words or by using different word order. मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ वर्ड ऑर्डर होता है। वर्ड ऑर्डर क्या है, पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, बाद में कौन सा आ रहा है, तो इन चीज़ों को आप चेंज करके उसको रीस्टेट करते हैं ताकि मोनोटनी क्रिएट ना हो, ठीक है, उससे मतलब एक ही रेपिटेशन क्रिएट ना हो। रेपिटेशन जो है वो अक्सर बोरिंग हो जाती है या बोरिंग कर देती है किसी भी रिटन या स्पोकन डिस्कोर्स को, ठीक है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है। कीप वन आइडिया टू वन पैराग्राफ। अब ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक आइडिया ही एक पैराग्राफ तक बार बार रिपीट हो रही है ये बात, तो देखें कि ये जो बार बार रिपीट होती है जिस पर ज़्यादा टाइम लगता है, वो अब ये कितनी दफ़ा पहले भी रिपीट हो चुकी है ये बात, तो देखें कि ये वही बात है कि जितनी ज़्यादा उस पर बात होगी वो उतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द बेसिक रूल ऑफ थंब विद पैराग्राफिंग इज टू कीप वन आइडिया टू वन पैराग्राफ। नीचे भी लिखा हुआ बेसिक रूल क्या है सबसे पैराग्राफिंग का, कि एक आइडिया एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया होना चाहिए या एक आइडिया एक ही पैराग्राफ में होना चाहिए। दोनों तरह से आप कह सकते हैं, एक पैराग्राफ एक ही आइडिया पे मुश्तमिल होना चाहिए या एक आइडिया एक पैराग्राफ में ही होना चाहिए। इफ़ यू बिगिन टू ट्रांजिशन इनटू अ न्यू आइडिया इट बिलोंग्स इन अ न्यू पैराग्राफ। अगर आपने एक नया जो है वो आइडिया शुरू कर दिया या उस तरफ आप गए हैं तो वो फिर नया पैराग्राफ बनेगा। देयर आर सम सिंपल वेज टू टेल इफ़ यू आर ऑन द सेम टॉपिक और अ न्यू वन। जी, अब देखें इसके कुछ सिंपल वेज हैं ये बताने के, ये देखने के कि क्या आप सेम टॉपिक पे हैं या नया टॉपिक आपने शुरू कर लिया। यू कैन हैव वन आइडिया एंड सेवरल बिट्स ऑफ सपोर्टिंग एविडेंस विद इन अ सिंगल पैराग्राफ। आप एक आइडिया हो सकता है आपके पैराग्राफ में और सेवरल बिट्स ऑफ सपोर्टिंग एविडेंस या सपोर्टिंग सेंटेंसेस जिसको हमने पीछे डिस्कस किया, तो सपोर्टिंग सेंटेंसेस आप उसमें रख सकते हैं एक ही सिंगल पैराग्राफ में। You can also have several points in a single paragraph as long as they relate to the overall topic of the paragraph. अब देखें ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स सेवरल हो सकते हैं, पॉइंट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मेन आइडिया है, जो मेन बात है, वो एक ही रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं आएंगी। ये हो सकता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स हों किसी चीज़ के, डिफरेंट पहलू आप बयान करें एक ही पैराग्राफ में, बट स्टिल दैट पैराग्राफ हैज़ ओनली वन मेन आइडिया। मेन भी साथ है ना, वन मेन आइडिया। तो आपने देखना है कि ये चीज़ जो है ये इस चीज़ का ख्याल रखा जाए वाइल राइटिंग। अब देखें, हम लिखना जो है हमने बाद में सीखा, पहले रीडिंग किया हमने, तो आपने भी ये डिफरेंट जो है ये टिप है कि आपने पैराग्राफ को वाकई में अगर सीखना है, सो यू नीड टू रीड डिफरेंट कंपोजिशंस। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं डिफरेंट कंपोजिशंस, वो ऑथर्स जो कि माने जाते हैं, इतनी ज़्यादा उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, इतनी अच्छी अच्छी पैराग्राफ्स, इतनी अच्छी स्टोरीज, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फिक्शन नॉन फिक्शन लिखा हुआ है जिन्होंने, ठीक है, एसेज लिखे हुए हैं, पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं तरह तरह के, उनको पढ़ के जब आप लिखते हैं तो फिर जो है काफ़ी सारों को जब आप पढ़ के लिखते हैं तो देखें कि सबकी क्रिएटिविटी वहाँ पे नज़र आती है फिर आपके पैराग्राफ में। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आप लिख पाएंगे। एलिमेंट्स क्या हैं जी पैराग्राफ की?
किन चीज़ों से मिल के बनता है पैराग्राफ, एक अच्छा पैराग्राफ किन चीज़ों से मिल के बनता है, या पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, अज्जा पैराग्राफ के, अनासिर पैराग्राफ के, ठीक है, उसके एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ। टू बी एज इफेक्टिव एज पॉसिबल अ पैराग्राफ शुड कंटेन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से सब जो है वो एक पैराग्राफ का हिस्सा होने चाहिए, चारों चीज़ें, अगर आप उसको इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, पुरअसर बनाना चाहते हैं। एज यू विल सी, अच्छा ऊपर क्या है जी, यूनिटी फर्स्ट है, सेकंड है कोहेरेंस, तीसरा है अ टॉपिक सेंटेंस, चौथा है एडिक्वेट डेवलपमेंट। यूनिटी क्या है कि वो वेल निट होना चाहिए, सारी बातें आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, सारे सेंटेंसेज आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। कोहेरेंस क्या होता है, लॉजिकल, उसका मीनिंगफुल होना ज़रूरी है हर सेंटेंस का। ऐसा ना हो कि वो जो है रीडर मानने से इनकार कर दे कि ये बात तो इस तरह होती नहीं है, उसकी एक्सपीरियंस में, उसके ऑब्जर्वेशन में, उसका जो ज़िंदगी का तजर्बा है उसमें वो उसी तरह चीज़ होनी चाहिए, तभी तो वो आपकी बात मानेगा। तो कोहेरेंट होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, आपका जो मेन आइडिया है उसका सेंटेंस या स्टेटमेंट वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। एडिक्वेट डेवलपमेंट, उसको काफ़ी जो है अच्छी तरह से आपने सैर हासिल, गुफ्तगू उस पर करनी है या लिखना है, इसका मतलब है कि आपने जो है वो अच्छे से उसको डील करना है, अच्छे से ट्रीट करना है उस टॉपिक को, और उसको काफ़ी डिटेल में लिखना है ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए जो रीडर है और वो बात आपकी मान जाए, अगर आपका पर्पस परसुएशन है या कन्विंसिंग आपका पर्पस है तो। एज यू विल सी, ऑल ऑफ दीज traits overlap. Using and adapting them to your individual purposes will help you construct effective paragraphs. तो ये देखें कि ये सारे जो traits means characteristics, तो ये जो जितनी भी खूबियाँ हैं या traits हैं, खासियतें हैं, ये सारी ओवरलैप करती हैं। अब यूनिटी जब तक नहीं होगी तो कोहेरेंट किस तरह होगा, जब तक कोहेरेंस नहीं होगी तो एडिक्वेट डेवलपमेंट किस तरह होगी, आप काफ़ी जो है अच्छी तरीके से उसको कैसे बयान कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें बड़ी ही ज़रूरी हैं कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें ताकि अच्छे से आपका पैराग्राफ लिखा भी जाए और फिर जब रीडर्स पढ़ें तो उनको समझ भी आए। अगर उसका मकसद इन्फॉर्मेशन है, अगर उसका मकसद परसुएशन है तो फिर वो परसुएड हों आपका पैराग्राफ पढ़ के, और अगर उनका मकसद जो है, आपका मकसद लिखने का जो है वो क्या है, एंटरटेनमेंट है या यू आर राइटिंग टू एंटरटेन द ऑडियंस, तो फिर वो पढ़ के एंटरटेन हो। तो ये मेन जो 3 मकसद हमने डिस्कस किए हैं, ये तीनों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से कंपोज करना है ताकि इन 4 बातों को, जो एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ हैं, इनको आप वहाँ पे उसमें शामिल कर पाएँ और इफेक्टिवली लिख पाएँ एक पैराग्राफ को। सही है। अच्छा, अब एक को जो है वो अलग से यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। यूनिटी विद इन अ पैराग्राफ, अब ये विद इन साथ होता है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे एक ये एरर आ गया है, आपको पता है कि फॉर्मेट में जब एक से दूसरे उसमें हम सेंड करते हैं या कॉपी करते हैं तो क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है कभी कभी फॉर्मेट, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। कुछ गलतियाँ और भी हो सकती हैं, वो मैं देखता हूँ कि इसमें क्या है, लेकिन साथ में आपको बता रहा हूँ तो आपने ये नोट कर लेना कि विद इन हमेशा साथ होता है। अच्छा, a paragraph must have unity. A paragraph has unity when all the sentences support a single idea. वही बात दोबारा, सारे sentences एक ही single idea के साथ connected हैं तो वो क्या कहलाएगा, unity. The paragraph must have one controlling idea in the topic sentence, otherwise the paragraph loses focus. वही बात कि जी controlling idea जो है, main idea जिससे सारे कंट्रोल हो रहे हैं सेंटेंसेस, उसी को जहन में रखते हुए हम लिखते हैं ना। ये चीज़ भी आपके लिए टिप है कि आप मेन आइडिया को जहन में रखना है आपने आखिर तक, जब तक पूरा पैराग्राफ मुकम्मल नहीं होता आप मेन आइडिया अपने जहन में रखते हैं और आप लिखते हैं, टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं, फिर आप सपोर्टिंग डिटेल्स लिखते हैं, तब भी आपके जहन में मेन आइडिया होता है, फिर आप जो है वो कंक्लूजन लिखते हैं, तब भी आपके जहन में मेन आइडिया ही होता है, क्योंकि उसी को तो रिस्टेट करना है आपने, उसी को तो दोबारा लिखना है आपने। तो देखें, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, पैराग्राफ लूजेस फोकस, वो फिर फोकस लूज़ कर जाएगा, उसका एक पॉइंट पे जो है वो फोकस नहीं रहेगा, और उससे क्या होगा कि वो एक पॉइंट पे जब मरकूज़ नहीं होगा तो उससे वो सारी बात इधर की उधर हो जाएगी। द एंटायर पैराग्राफ शुड कंसर्न इटसेल्फ विद अ सिंगल फोकस, वही बात दोबारा की गई है, पूरे पैराग्राफ को जो है वो एक ही सिंगल फोकस उसका होना चाहिए और उसी पे वो पूरा मरकूज़ होना चाहिए। इफ़ इट बिगिंस विद वन फोकस और मेजर पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, इट शुड नॉट एंड विद अनदर और वॉन्डर विद इन डिफरेंट आइडियाज़। अब देखें ना, विद इन डिफरेंट और आइडियाज़ में कितना स्पेस आ गया है, तो सॉरी फॉर दैट अगैन, लेकिन ये आपने देखना है कि ये तो असल में इस तरह हम इतना ज़्यादा इसमें फसला या स्पेस नहीं रखते। इफ़ इट बिगिंस विद वन फोकस और मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन,
देखें कि अगर एक मेन फोकस है उसका तो उसी पे उसने रहना है पूरे पैराग्राफ में, उसने इधर से उधर नहीं जाना, वरना क्या होगा, वरना फोकस चला जाएगा। ठीक है, और वो ये भी नहीं करना हमने कि एक से दूसरे आइडिया में जंप कर रहे हैं, फिर दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं, फिर पहले में आ रहे हैं, तो एक ही आइडिया के साथ जुड़े रहना है। यूनिफाइड पैराग्राफ, एन इफेक्टिव पैराग्राफ जनरली फोकसेस ऑन one main idea. A good way to achieve paragraph unity is to state the main idea clearly in one sentence, the topic sentence, and relate all other sentences in the paragraph to that idea. Effectively आप जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप कोशिश करें कि एक अच्छा पैराग्राफ लिखें आप, ठीक है, उसका असर हो, तो आपने एक आइडिया ले लेना है, उसका टॉपिक सेंटेंस बनाना है, एक ही सेंटेंस में आपने बहुत अच्छे से उसको बयान करना है, मेन आइडिया को क्लियरली वाज़ेह तौर पे, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और रीडर जब पढ़े तो उसको पूरी बात समझ आ जाए कि जी यही बात होने जा रही है आगे, इसी के बारे में सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी, इसी का कंक्लूजन होगा, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे बड़ी हेल्प होती है रीडर को भी। आप देखें कि आप जब खुद पढ़ रहे होते हैं तो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखना है कि कैसे आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, कैसे आप देख रहे होते हैं कि एक पैराग्राफ में जो है अगर उसने शुरू में एक बात की है और उसी से वो जुड़ा हुआ है आखिर तक, तो वो अच्छे से समझ भी आती है आपको बात। दूसरी बात, लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है, जिसको कोहेरेंस कहते हैं, कि वो लॉजिकल होनी चाहिए जो भी सेंटेंसेज हैं या बातें हैं उसमें। ठीक है, तो वो अगर होंगी तो आप फिर पैराग्राफ की तारीफ भी करेंगे और आपको समझ भी आएगी और आप शायद वो उस पर अमल भी करें। अगर उसमें कोई इस तरह की बात जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है काम की, या आपको कन्विंस किया जा रहा है किसी चीज़ के बारे में, या एंटरटेन किया जा रहा है, तो आप वाकई में एंटरटेन होंगे भी उससे, या आप वाकई में कन्विंस होंगे भी, या आपको इन्फॉर्मेशन आप जो है वो हज़म कर पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे, उसको ले पाएंगे या उससे एग्री कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब यूनिटी होगी, कोहेरेंस होगी, एडिक्वेट जो है डेवलपमेंट होगी, और फिर टॉपिक सेंटेंस भी उसमें होगा। तो ये मैं एलिमेंट्स रिपीट कर रहा हूँ पैराग्राफ के जो हमने पीछे पढ़े। कोहेरेंस, अब कोहेरेंस क्या है जी? अ पैराग्राफ हैज कोहेरेंस और फ्लोज इफ इट्स डिटेल्स फिट टुगेदर क्लियरली इन अ वे दैट रीडर्स कैन इजीली फॉलो। अगर वो लॉजिकल है तो फिर आप एक से दूसरी बात आपके खुद जहन में आ रही होती है, अच्छा अगली बात ये होगी, अच्छा अगली बात शायद ये हो, अगली बात शायद ये हो, आपके जहन में आ रहा होता है, और आप जब देखते हैं तो वही बातें हो रही होती हैं, तो आपका जो है माइंड फ्लो कर रहा होता है उसके थ्रू, आपकी जो है वो आप पहले ही से जहन में आपके वो ख्यालात आ रहे होते हैं कि अच्छा ये बात शायद ये है, तो आगे वही बात हो रही होती है। तो देखें कि इससे क्या होता है, इससे आप रुकते नहीं हैं, आपके जहन में भी वही चल रहा होता है जो राइटर ने लिखते हुए अपने जहन में रखा हुआ था। तो ये है मेन मकसद कि वही चीज़ अगर आप सीख रहे हैं, अब कितना आप उसी चीज़ को सोच रहे हैं, उसी चीज़ को जो है जहन में ला रहे हैं, जितना राइटर ने जो चीज़ लाई हुई थी, जितनी वो एक दूसरे से मुशाबे होंगी, सिमिलर होंगी एक दूसरे के, उतना जो है वो अच्छा आपको समझ आएगा, और उतना ही वो मेन मकसद जो है अपना राइटर वो अचीव कर पाएगा कि रीडर के माइंड में भी वही चीज़ क्रिएट हो रही है जो राइटर के माइंड में क्रिएट हो रही है या नहीं। सही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाऊँ। अगर कोई भी फिर भी इसमें इशू है या कोई आपको बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जो है वो मुझे पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं आपको वहीं पे इंशाल्लाह हेल्प करूँगा। You can achieve paragraph coherence by organizing ideas, by repeating key terms or phrases, and by using parallel structures and transitional devices. अब देखिए आप कैसे पैराग्राफ कोहेरेंस अचीव कर सकते हैं जी, ऑर्गेनाइज करके, तरतीब दे के आइडियाज़ को। मैंने आपको कहा था, हमने पीछे किया भी है कि बड़े सेंटेंसेस जो हैं वो आप मेन आइडियाज़ के लिए रखें, छोटे सेंटेंसेस आप उनका इस्तेमाल करें ऐसे आइडियाज़ के लिए जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, पहले क्या बात करनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो पहले होती है ना हमेशा। तो आपने ये कोशिश करनी है कि पहले आप वो चीज़ रखें। अमूमन इसमें थोड़ा सा चेंज भी करते हैं कभी कभी हम पर्पज़ के एतबार से, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मेनली आमतौर पे हम इम्पोर्टेंट बात को पहले रखते हैं। सही है। बाय रिपीटिंग की टर्म्स और फ्रेजेस, जो मेन टर्म्स हैं उसमें, जो मेन फ्रेजेस हैं, जो मेन बातें, उनको बार बार रिपीट करना मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करके, ये भी जो है उसमें कोहेरेंस लाती है। ठीक है, वो सोच रहा था अच्छा ये बात कर रहा है, तो वो जब आप दोबारा किसी और अल्फाज का इस्तेमाल करके, कुछ और अल्फाज का इस्तेमाल करके, कुछ और जुमलों का या किसी और जुमले का इस्तेमाल करके उसको बयान करते हैं उसी बात को, तो वो हो सकता है कि रीडर के जो जहन में जो सेंटेंस बन रहा था उससे बहुत क्लोज हो, और उससे क्या होता है कि वो रीडर मानने को तैयार हो जाता है कि अच्छा ये वही बात है जो मैं सोच रहा था। एंड बाय यूजिंग पैरेलल स्ट्रक्चर्स एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस, पैरेलल स्ट्रक्चर का पीछे बात की कि अगर एक सेंटेंस दिखने में जैसा है उसी की तरह दूसरा स्ट्रक्चर भी हमने सेंटेंस को देना है।
तो ये चीज़ जब पैरेलल स्ट्रक्चर्स होंगे, एक जैसे सेंटेंसेस दिखने में भी होंगे, तो वो भी क्या करेंगे, कोहेरेंस लाएंगे। और ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या है जी, एक से दूसरे के लिए जब हम जंप करते हैं एक पॉइंट से दूसरे में, फॉर एग्जांपल मैं 3 रीजंस बता रहा हूँ कि क्यों आपको एक सैंडविच खाना चाहिए, ये वाला। इस तरह यहाँ पे पीछे हमने सैंडविच की बात की, तो सैंडविच को ही ले लेते हैं कि ये वाला सैंडविच जी आपको क्यों खाना चाहिए, मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं इसी सैंडविच की। तो मैं जो है 3 रीजंस दे रहा हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, फर्स्टली, सेकेंडली, पहली जब मैं बताऊँगा बात तो मैं कहूँगा फर्स्टली, फिर सेकेंडली, फिर थर्डली, फिर फाइनली भी कह सकता हूँ, या थर्डली भी कह सकता हूँ। अगर 3 है रीजंस, अगर 4 है तो फिर फाइनली चौथे के लिए कह सकता हूँ। तो देखें कि ये जो है, ये मैंने क्या किया, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, एक बात से दूसरे में मैं ट्रांजिशन किया है मैंने, या मैं एक से दूसरे में जंप किया है, एक से दूसरे में गया हूँ। तो दूसरे जो मैंने रीज़न बताया उसके लिए सेकेंडली, फिर तीसरा जो बताया उसके लिए थर्डली, या आखिरी अगर कोई भी है तो उसके लिए फाइनली। सही है, आई होप यू अंडरस्टैंड। Coherence is a trait that makes the paragraph easily understandable to a reader. You can help create coherence in your paragraphs by creating logical bridges and verbal bridges. अब देखिए, कोहेरेंस जो है वो वाली खासियत है कि जो आपके पैराग्राफ को आसानी से समझने के काबिल बनाता है एक रीडर के लिए, एक पढ़ने वाले के लिए। ठीक है, तो कोहेरेंस से आसान हो जाता है उसके ही समझना। क्यों? लॉजिकल हो जाती है ना बात, समझ में वही बात आती है जो लॉजिकल हो, आसान हो समझने की, और वही बात रीडर भी सोच रहा हो। यू कैन हेल्प क्रिएट कोहेरेंस इन योर पैराग्राफ्स बाय क्रिएटिंग लॉजिकल ब्रिजेस एंड वर्बल ब्रिजेस। जी, ये हम आगे जाके अब देखते हैं कि लॉजिकल ब्रिजेस और वर्बल ब्रिजेस क्या हैं, और इनका इस्तेमाल करके आप जो है वो कोहेरेंस अपने पैराग्राफ में ला सकते हैं। यह आ गया जी लॉजिकल एंड वर्बल ब्रिजेस। लॉजिकल ब्रिजेस क्या है? द सेम आइडिया ऑफ अ टॉपिक इज कैरिड ओवर फ्रॉम सेंटेंस टू सेंटेंस। लॉजिक से, मंतक से जुड़ा होना चाहिए हर सेंटेंस को। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में बात जाए, बात से बात निकले, इसको हम कहते हैं ना बात से बात निकलना, वो होता है लॉजिकल ब्रिज क्रिएट करना। लॉजिकल ब्रिजेस होती हैं, एक ब्रिज होता है ना जो दो उनको हिस्सों को आपस में मिलाता है, ठीक है, पुल जिसे कहते हैं। तो ये पुल है दो बातों के दरमियान। ये जो पुल होता है ये सेंटेंसेस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और अगर वो लॉजिकल उसको बना रहा है सेंटेंसेस को, तो फिर वो क्या कहलाएगा? लॉजिकल ब्रिज। सक्सेसिव सेंटेंसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन पैरेलल फॉर्म। लॉजिकल ब्रिजेस को अचीव करने के लिए या पुल बनाने के लिए मंतकी आप क्या कर सकते हैं कि उनको पैरेलल फॉर्म में रख सकते हैं। मतलब वही बात कि दिखने में भी एक जैसे हो सेंटेंसेस। वर्बल ब्रिजेस क्या है जी? कीवर्ड्स कैन बी रिपीटेड इन सेवरल सेंटेंसेस। जो मेन वर्ड्स हैं उनको बार बार आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेजेस को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं जो मेन फ्रेजेस हैं। सिनोनिमस वर्ड्स कैन बी रिपीटेड इन सेवरल सेंटेंसेस। सिनोनिमस वर्ड्स, सिनोनिमस का क्या मतलब है कि जो मुतरादिफ एक दूसरे से सिमिलर होते हैं जो मीनिंग में, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक ही वर्ड को भी आपने बार बार रिपीट नहीं करना, बल्कि आपने सिनोनिमस वर्ड्स को इस्तेमाल करना है, जिसको हम कहते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, एक दूसरे मुतरादिफ अल्फाज। ठीक है, मुतजाद होता है एंटोनिम्स, उलट जिसे हम कहते हैं। तो ये एक जैसे जो होते हैं उनको कहते हैं सिनोनिमस। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनमें वर्बल ब्रिजेस बने। अब वर्बल क्या है? बात करने के लिए जो ब्रिजेस होती हैं, कि बात कहने के लिए आप जो पुल बना रहे हैं कि एक से दूसरी बात जो है वो जुड़े, उसको क्या कहेंगे? वर्बल ब्रिज। प्रोनाउंस कैन रेफर टू नाउन्स इन प्रीवियस सेंटेंसेस। आपने दोबारा वही बात, और प्रोनाउंस का मकसद जो है इस्तेमाल का वो क्या है, यहाँ पे मैं वो भी बता दूं कि प्रोनाउंस का मकसद राइटिंग में या वैसे भी बोलने में क्या होता है कि रिपीटिशन ना हो। सही है, किसी की भी आप बात करें तो आप बार बार ये नहीं कहते अली फुटबॉल खेलता है, अली स्कूल जाता है, अली कॉलेज जाता है, या अली को ये चीज़, अली को सुबह वॉक करना पसंद है, वो पार्क जाता है, या वो ये खाता है, ठीक है, उसको सैंडविच पसंद है। तो ये देखें कि अली बार बार नहीं कहते, ये मैंने आखिर में क्या कहा? उसको सैंडविच पसंद है। तो आखिर में ये देखें कि ये रेपिटेशन जो है ये बोर्डम क्रिएट करती है, ये मोनोटनी क्रिएट करती है, मोनोटनस हो जाता है वो। तो रेपिटेशन जो है, इस वजह से हम इसको अवॉइड करने के लिए प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। और आप फिर ही लगा देते हैं अगर वो लड़का है, शी लगा देते हैं अगर वो लड़की है। कोई चीज़ है बेजान, जो दूसरी एनिमल्स हैं उनके लिए हम इट यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादा हैं लोग तो उनके लिए दे यूज़ करते हैं। तो देखें कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं प्रोनाउंस? टू अवॉइड रेपिटेशन of the same noun.
ट्रांजिशन वर्ड्स, अब ट्रांजिशन वर्ड्स में कुछ तो मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी वही है, ट्रांजिशनल सिग्नल्स भी इनको कहते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स भी कहते हैं, और ये कुछ तो मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्टली सेकेंडली ना, कि एक से दूसरे में जो है जंप करते हैं। तो इसी तरह देयर फोर, मोर ओवर, फर्दर मोर, ये भी क्या है, ये भी जो है वो ब्रिजेस का काम करते हैं। ये भी वो वर्ड्स हैं जो एक से दूसरे में जाने के लिए हेल्प करते हैं हमें, ठीक है, एक आइडिया से दूसरे में या एक बात को अंजाम तक पहुंचाने में। तो देखें मोर ओवर फॉर एग्जांपल है कि आप कहते हैं इसके अलावा, इसके साथ साथ, मोर ओवर, ठीक है। तो अब ट्रांजिशन वर्ड्स में ये भी आ गए, और इनका भी काम क्या है कि जब हम एक से दूसरी बात में ब्रिज कर रहे होते हैं, उसको पुल बनाते हैं एक से दूसरी बात के दरमियान, तो उसके लिए भी हम ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ करते हैं। दे कैन बी यूज टू लिंक आइडियाज़ फ्रॉम डिफरेंट सेंटेंसेस, तो डिफरेंट सेंटेंसेस के आइडियाज़ को लिंक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ट्रांजिशनल सिग्नल्स और ट्रांजिशनल वर्ड्स या ट्रांजिशन वर्ड्स। तो ये जो है वो आप देख लें कि ये होता है लॉजिकल ब्रिज और वर्बल ब्रिज में डिफरेंस, और इनका होना भी बहुत ज़रूरी है इन जो पैराग्राफ टू मेक इट यूनिफाइड। टॉपिक सेंटेंस, तीसरा एलिमेंट आ गया जी। टॉपिक सेंटेंस क्या है? टॉपिक सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट इंडिकेट्स इन अ जनरल वे व्हाट आइडिया और थीसिस द पैराग्राफ इज गोइंग टू डील विद। क्या मेन आइडिया है जो पूरा पैराग्राफ जिसके साथ डील करेगा या उसके बारे में बात करेगा, तो ये टॉपिक सेंटेंस है। पहले भी मैं बता चुका हूँ। द टॉपिक सेंटेंस यूजली कम्स फर्स्ट इन अ पैराग्राफ, पहले आता है जी, ये बिगिनिंग में आता है, आगाज़ में आता है, शुरू में आता है। Although not all paragraphs have clear-cut topic sentences, and despite the fact that topic sentences can occur anywhere in the paragraph, as the first sentence, the last sentence, or somewhere in the middle, तो सब के जो है वो अगरचे सब sentences के clear cut topic sentences, सब paragraphs के clear cut topic sentences नहीं होते, और बावजूद इस हकीकत के कि topic sentences can occur anywhere in the paragraph, तो देखें कि वो इसके बावजूद कहीं पे भी अगरचे सब पैराग्राफ्स के क्लियर कट या वाजे टॉपिक सेंटेंसेस नहीं होते, लेकिन फिर भी टॉपिक सेंटेंसेस जो है वो कहीं पे भी मौजूद हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमेशा नहीं पहला सेंटेंस होता, बल्कि अक्सर पहला सेंटेंस होता है या आगाज़ में आता है टॉपिक सेंटेंस एक पैराग्राफ के, लेकिन वो दरमियान में भी हो सकता है, वो आखिरी सेंटेंस भी हो सकता है। अब देखिए ना, आखिरी सेंटेंस कब होगा? वो जब आप एग्जाम्पल्स शुरू में रख देते हैं और आप फिर उसको डेवलप करते हैं इस तरह कि आखिर में मेन बात होती है। शुरू में हल्की हल्की बातें, आखिर में मेन बात। तो मैंने आपको ये जब कहा है कि मेन बात हमेशा शुरू में होती है, साथ मैंने ये भी आपको कहा कि ये हमेशा नहीं होता, फिर उसको मैंने उसकी नफ़ी की। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कोशिश होती है कि मेन बात शुरू में करें, लेकिन हमेशा नहीं, ताकि रीडर बने रहें, रीडर देखता रहे, पढ़ता रहे, या सुनने वाला सुनता रहे, और फिर आखिर में काम की बात होता है ना कि वीडियो को आखिर तक देखें, आखिर में जो है वो कोई इस तरह की बात होती है, और वो फिर जो है वो जिसने एंड नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। वीडियोस में इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी, लिखी होती हैं, ताकि वो जो देखने वाला है वो आखिर तक उसको देख ले, और फिर आखिर में वो बात की होती है जो थोड़ी ज़्यादा मज़ेदार होती है या ज़्यादा काम की होती है, और वो फिर पूरी वीडियो भी उसके ज़रिए देख लेते हैं, ठीक है, या आपको उससे जो है वो फ़ायदा होता है पूरी वीडियो देखने का। तो देखेंगे ये डिफरेंट वेज़ हैं टू डेवलप योर पैराग्राफ। An easy way to make sure your reader understands the topic of the paragraph is to put your topic sentence near the beginning of the paragraph. एक अच्छा जो तरीका है, देखें ना, अक्सर की यही बात होती है कि अक्सर लोग किस तरह समझते हैं। तो बेहतर तरीका जो है, आम रीडर को तो नहीं पता होगा अभी, वो तो यही समझेगा यार इधर बात की नहीं है, ये डायरेक्ट एग्जांपल्स कहाँ से शुरू होगी, परेशान हो जाएगा। तो अक्सर जो रीडर्स को अगर आप समझाना चाहते हैं अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स को, तो फिर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पैराग्राफ के शुरू में टॉपिक सेंटेंस को शामिल करें, और उससे क्या होगा, this is a good general rule for less experienced writers, although it is not the only way to do it. less experienced writers जो हैं, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है राइटिंग में, जिनको इतने अच्छे से जो है इन सारे रूल्स, इन सारे प्रिंसिपल्स, इन सारी बातों को इस्तेमाल करना नहीं आया, अभी उनका एक्सपीरियंस नहीं हुआ इतना ज़्यादा इसमें राइटिंग में, तो वो जिस तरह आप लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोगों के लिए जो है अच्छा ये है, बेहतर ये है कि आप लोग शुरू में टॉपिक सेंटेंस को क्या रखें, शुरू में ही रखें, आगाज़ में ही रखें, ताकि आपके लिए आसानी हो, रीडर के लिए भी आसानी हो समझने में और आपके लिए लिखने में। Regardless of whether you include an explicit topic sentence or not, you should be able to easily summarize what the paragraph is about. बेशक आप जो है वो टॉपिक सेंटेंस को शामिल करें या ना करें, एक वाज़े टॉपिक सेंटेंस को, लेकिन
आपने उससे कतई नज़र, रिगार्डलेस वैसे होता है कतई नज़र, लेकिन मैं इसको आसान करने के लिए आपको इस तरह समझा रहा हूँ कि आप जिस तरह भी करें, ठीक है, टॉपिक सेंटेंस को आप उसमें रखें ना रखें, वाज़ेह टॉपिक सेंटेंस आपकी राइटिंग में हो या ना हो, यू शुड बी एबल टू इजीली समराइज व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट। आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप आसानी के साथ अपने जो पैराग्राफ है उसका खुलासा कर पाएँ, अब बता पाएंगे इसमें क्या क्या बातें हैं, ठीक है। ये किस बारे में है, ये टॉपिक सेंटेंस एट द बिगनिंग। If you want readers to see your point immediately, open with the topic sentence. This strategy can be particularly useful in letters of application or in argumentative writing. जहाँ पे आप दावा कर रहे हैं, argumentative writing क्या होता है, एक दावा करते हैं आप, एक बात करते हैं, मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि लड़के अच्छे ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा, ये आर्गूमेंट है, ये दावा है मेरा। तो आर्गूमेंटेटिव राइटिंग वो होती है कि जिसमें एक दावा करता है बंदा और उसको फिर थ्रू आउट द एसे या पैराग्राफ सपोर्ट करता है उसको या उसको प्रूव करता है, तो ये होगा आर्गूमेंटेटिव राइटिंग। तो देखें शुरू में मुझे दावा करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। इसी तरह जो टॉपिक सेंटेंस है वो बिगनिंग में कब होगा, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में शुरू में आप लिखते हैं जी कि मेरा मकसद क्या है इस एप्लीकेशन का, इस लेटर का। तो ये ऐसे जो राइटिंग्स हैं या ऐसे जो कंपोजिशंस हैं उनमें आप शुरू में इसको लिखते हैं, इसको शामिल करते हैं। टॉपिक सेंटेंस एट द एंड, when specific details lead up to a generalization, putting the topic sentence at the end of paragraph makes sense. जब एग्जाम्पल्स को आप पहले रखते हैं और फिर आप जनरल आइडिया की तरफ जाते हैं, मेन आइडिया की तरफ जाते हैं, तो तब आप इसको आखिर में रख सकते हैं टॉपिक सेंटेंस को, तब भी बात समझ आएगी। लेकिन अक्सर लोगों को उस तरह बात आसानी से समझ नहीं आएगी, इस वजह से कोशिश यही करनी चाहिए, या अगर आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इसको शुरू में रखें अपनी आसानी के लिए भी और रीडर्स के समझने की आसानी के लिए भी। कंट्रोलिंग आइडिया इन अ पैराग्राफ। कंट्रोलिंग आइडिया क्या है जी, द टॉपिक सेंटेंस इज यूजुअली द फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। पहला या दूसरा सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है। देखिए ना, ये अगेन वही बात कि ये दरम्यान में भी हो सकता है, आखिर में भी तो हो सकता है। इट प्रेजेंट्स द टॉपिक एंड एक्सप्लेन्स व्हाट द राइटर विल से अबाउट द टॉपिक। टॉपिक सेंटेंस ये बताता है कि टॉपिक है क्या और राइटर इसके बारे में क्या कहेगा। टॉपिक सेंटेंस को देख के हमें ये पता चल जाता है। दिस एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग आइडिया। ये जो एक्सप्लेन किया जाता है, ये जो उसको बताया जाता है मेन आइडिया को, ये मेन आइडिया जो है ये क्या होता है, कंट्रोलिंग आइडिया होता है। मेन आइडिया को भी आप कंट्रोलिंग आइडिया कह सकते हैं या मेन आइडिया की एक्सप्लेनेशन को भी कंट्रोलिंग आइडिया कह सकते हैं, चीज़ें तो एक ही हैं दोनों। रीड द फॉलोइंग टॉपिक सेंटेंसेस, इन ईच वन द टॉपिक इज माई फ्रेंड। द कंट्रोलिंग आइडिया एक्सप्लेन्स व्हाट द राइटर विल से अबाउट द टॉपिक। These controlling ideas tell the reader what to expect in the supporting sentence. अब देखें 3 एग्जांपल्स हैं, तीनों का टॉपिक क्या है, माय फ्रेंड, लेकिन उनके कंट्रोलिंग आइडियाज डिफरेंट है, मेन आइडियाज उनके डिफरेंट। अब मेन आइडियाज ये कंट्रोलिंग आइडिया को देख के ही रीडर को पता चलेगा कि ये किस बारे में बात करने जा रहा है या फ्रेंड के बारे में क्या बात करने जा रहा है, ठीक है। उसकी अच्छाइयाँ बयान करेगा, बुराइयाँ बयान करेगा, क्या कहेगा उसके बारे में, जनरली कोई वाक्य पेश करेगा, क्या करेगा। तो ये हमें कंट्रोलिंग आइडिया को देख के पता चलता है। माई फ्रेंड, नीचे एग्जाम्पल पहली देखें, माई फ्रेंड इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। अब अगर मैं ये लिखूँगा अपने ऐसे में, फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड पे ऐसे आया और मैंने लिखा माई फ्रेंड इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, तो उसमें मैं थ्रू आउट ऐसे फिर क्या करूँगा, इसको, इस थीसिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूँगा, सपोर्ट करूँगा कि फ़लाँ जगह उसने ये ऑनेस्टी का काम किया, पैराग्राफ 1 में, पैराग्राफ 2 में, पैराग्राफ 3 में। अब ये मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ। अगर पैराग्राफ ही लिखना है आपने इस पर जो यहाँ पे जिसकी मिसाल है, तो इसमें आप क्या करेंगे, पूरा पैराग्राफ जो है वो एक ही चूँकि आइडिया से जुड़ा होना चाहिए। तो अगर ये मेन आइडिया, ये टॉपिक सेंटेंस ये होगा, माई फ्रेंड इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, पहला सेंटेंस ये है अगर इस पैराग्राफ का, तो उसमें बाकी जो सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूजन है वो इसी से रिलेट होना चाहिए। अब देखें आप बाकी सेंटेंसेस में क्या करेंगे, सपोर्टिंग डिटेल्स में आप बताएंगे कि फ़लाँ जगह भी ऐसे उसने ऑनेस्टी का मुजाहरा किया, फ़लाँ जगह भी उसने ऑनेस्टी का मुजाहरा किया, वो ऑनेस्ट था फ़लाँ जगह पे, ठीक है। माई फ्रेंड इज़ द फनीएस्ट पर्सन आई नो। अगर आप ये कहते हैं वो फनीएस्ट है, सबसे ज़्यादा जो है मज़ाहिया था, तो वो भी आप फिर बताएंगे कि कैसे, क्या जोक उसने क्रैक किया, फ़लाँ जगह पे क्या उसने ऐसी हरकत की जो फ़नी थी। माई फ्रेंड इज़ अ वेरी पंक्चुअल स्टूडेंट। पंक्चुअल अगर आप कह रहे हैं कि कोई है पंक्चुअल शागिर्द था वो, ठीक है, तो टाइम का पाबंद, वक्त का पाबंद था, तो वो भी आपको फिर क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि फ़लाँ जगह जी वो बहुत जल्दी क्लास में आ गया था, वो घंटा पहले आता था हमेशा स्कूल में।
सही है, वो हर जगह वक्त पे पहुंचता था। तो ये सारे जो है आपको फिर स्पोर्टिंग डिटेल्स या वो वाक़यात उनकी एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी ताकि वो प्रूव हो आपका पॉइंट। सही है। तो मेनली ये होता है सिंपली कि आप एक बात करते हैं, एक दावा करते हैं, एक मेन आइडिया होता है, एक मेन पॉइंट होता है जिसको आप प्रूव करते हैं थ्रू आउट योर राइटिंग। वो पैराग्राफ भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो एप्लीकेशन भी हो सकती है, वो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग हो सकती है, परसुएसिव राइटिंग हो सकती है, इन्फॉर्मेटिव राइटिंग हो सकती है, एक्सपोजिटरी हो सकता है, कुछ हो सकता है, नैरेटिव राइटिंग हो सकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। द कंट्रोलिंग आइडिया इज द पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ. It guides the ideas that provide support for the paragraph and limits the scope of the paragraph. अब स्कोप क्या होता है जी? स्कोप होता है दायरा, कि किस दायरे के अंदर बात रहेगी। सही है। अब आप जो है अगर किसी भी चीज़ के बारे में बात करें तो आप दायरा पहले मुख्तस करते हैं। हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बेइंतहा बातें की जा सकती हैं, तो आप फिर लिमिट करते हैं दायरे को। आप कहते हैं मैं जो है इस हिस्से में सिर्फ इतनी बात करूँगा, मैं इस पैराग्राफ में सिर्फ इस हद तक इसको डील करूँगा, इस हद तक इसको ट्रीट करूँगा, या इतनी ही बातें सिर्फ करूँगा, 4-5 बातें मैं इसके बारे में बताऊँगा। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन पे पैराग्राफ लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, तो आप उसको लिमिट कर देते हैं कि मैं सिर्फ एयर पोल्यूशन पे बात करूँगा, मैं सिर्फ एयर और वाटर पोल्यूशन पे बात करूँगा, नॉइज़ पोल्यूशन पे मैं बात नहीं करूँगा। तो ये स्कोप होता है, ये लिमिट करते हैं, आप उसको रोकते हैं एक दायरे के अंदर और उसमें ही रह के फिर बात करते हैं। द कंट्रोलिंग आइडिया इटसेल्फ में प्रोवाइड स्पेसिफिक लिमिटेशन, और कंट्रोलिंग आइडिया खुद भी लिमिटेशन प्रोवाइड कर देता है। उसको देखते ही जो है वो रीडर को पता चल जाता है कि अच्छा इस बारे में बात करेगा राइटर, लेकिन इसके अलावा बात नहीं करेगा। तो ये आपका जो मेन आइडिया कंट्रोलिंग आइडिया, उसको बताना चाहिए कि कितनी लिमिटेशन या कहाँ पे लिमिटेशन है आपके पैराग्राफ की या ऐसे की या राइटिंग की। The controlling idea must say something about the topic that can then be supported, developed and demonstrated in the supporting sentences. Demonstrated नहीं है जी, ये demonstrated है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन मैं एक और वर्ड आपके लिए ऐड कर रहा हूँ, demonstrated या demonstration, डेमो भी कहते हैं इसको शॉर्ट में। तो द कंट्रोलिंग आइडिया मस्ट से समथिंग अबाउट द टॉपिक दैट कैन देन बी सपोर्टेड। ऐसा कुछ कंट्रोलिंग आइडिया को कहना चाहिए या उसके लिए ज़रूरी है कि वो कहे, या मेन आइडिया में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसको आगे एक्सप्लेन किया जा सके, जिसको सपोर्टिंग डिटेल्स का इस्तेमाल करते हुए जो है वो डेवलप किया जा सके, मज़ीद उसके बारे में बातें की जा सके। तो ऐसा आपने मेन आइडिया चुनना होता है, ऐसा कंट्रोलिंग आइडिया चुनना होता है। ये थोड़ा लंबी हो गई है ये वीडियो, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो को देख के समझ आ जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने जहन में रखनी होती हैं वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ। सही है, तो ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है अपने पैराग्राफ राइटिंग में, और आपने कोशिश करनी है कि अच्छा सा पैराग्राफ माय फ्रेंड पे ही लिख लें, कोई सिंपल सा टॉपिक चूज़ करें और लिखें, लेकिन उससे पहले पढ़ें भी, साथ साथ पढ़ने की भी प्रैक्टिस बनाएं, रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ्स देखें मुख्तलिफ़ किस्मों के, और फिर आप अच्छे से लिख भी पाएँ। In either case, this limited scope then serves to unify the paragraph, since any discussion must be within the parameters of the controlling idea. इसको क्या पढ़ना है? पैरामीटर्स नहीं, पैरामीटर्स। तो वो जो पैरामीटर्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं, जो मेजर्स हैं कि जिनके अंदर आप रख के उसको बयान कर रहे हैं अपनी बात को, तो वो स्कोप जो है वो क्या करता है, वो यूनिफाई कर देता है, यूनाइट कर देता है पैराग्राफ को। देखे ना, बहुत बिखरी हुई चीज़ें, दूर दूर की बातें आप कर रहे हैं, बहुत बिखरी हुई, बहुत ज़्यादा जो है स्प्रेड आउट आपका वो जो है टॉपिक है, तो फिर क्या होगा, उससे फिर यूनिटी कम होती जाएगी। लेकिन यूनिटी क्या है कि बहुत करीब करीब, जितना कम होगा, जितनी लिमिटेड होगा आपका स्कोप, तो उतना ज़्यादा आप उसको यूनिफाई कर पाएंगे पैराग्राफ को। तो ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। सपोर्टिंग सेंटेंसेस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या करते हैं जी, मैं बार बार इस पे बता चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं। सपोर्टिंग सेंटेंसेस ऐड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक एंड द कंट्रोलिंग आइडिया, उसके बारे में मजीद बताते हैं, मजीद मालूमात देते हैं, मजीद डिटेल्स देते हैं उसको प्रूव करने के लिए मेन आइडिया को। सपोर्टिंग सेंटेंसेस कैन इंक्लूड डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशंस एंड एग्जांपल्स, उसमें डेफिनेशंस आ सकती हैं, एक्सप्लेनेशंस आ सकती हैं और एग्जांपल्स आ सकती हैं। The supporting sentences must support and explain the controlling idea with examples, details, steps or definitions, otherwise the paragraph will not be about one single idea. Supporting sentences के लिए ज़रूरी है कि वो उस मेन आइडिया को, उस कंट्रोलिंग आइडिया को सपोर्ट करें थ्रू एग्जाम्पल्स, स्टेप्स, डिटेल्स, डेफिनेशंस, ताकि वो जो है वो अच्छे से डील हो या अच्छे से ट्रीट हो। वरना क्या होगा, द पैराग्राफ विल नॉट बी अबाउट वन सिंगल आइडिया। फिर क्या होगा जी, आप दूसरा आइडिया बीच में ले आएंगे। वरना तो आपने कोशिश करनी है कि एक मेन आइडिया हो और फिर बाकी जितने भी आइडियाज़ हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हो, बाकी एग्जाम्पल्स या बाकी जितने भी डिटेल्स हैं।
अब पैराग्राफ डेवलपमेंट, आफ्टर यू हैव चोजन अ टॉपिक एंड रिटन अ टॉपिक सेंटेंस एंड रिटन टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, यहाँ पे अभी 2 दफ़ा है तो ये भी गलती है, सॉरी फॉर दैट. यू डेवलप योर मेन आइडिया बाय एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन टू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन. तो देखें कि जब आपने एक टॉपिक भी चूज़ कर लिया, एक टॉपिक सेंटेंस भी लिख दिया, यू डेवलप योर मेन आइडिया बाय एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन. आप फिर उसमें मोर इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, ये डेवलपमेंट होती है, यही स्पोर्टिंग डिटेल्स का इजाफा होता है, स्पोर्टिंग सेंटेंसेस को आप इंक्लूड करते हैं बीच में. ठीक है, तो उससे फिर क्या होता है, उससे ये पता चलता है कि आप क्या, आपका मतलब क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप उससे एक्सप्लेन करते हैं. द टॉपिक विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द टॉपिक सेंटेंस शुड बी डिस्कस्ड फुल्ली एंड एडिक्वेटली. वो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी होनी चाहिए. ठीक है, उसको आपने जो है उस पर सैर हासिल गुफ्तगू, अच्छी गुफ्तगू, डीपली गुफ्तगू करनी होती है, डीपली लिखना होता है. गुफ्तगू बोलने में भी है और लिखने में भी है, तो आपने लिखना होता है उस पर अच्छे से. अगेन दिस वेरीज फ्रॉम पैराग्राफ टू पैराग्राफ डिपेंडिंग ऑन द ऑथर्स पर्पज़. पर्पज़ पे डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी होगी. सही है, और वो कितना ज़्यादा आपने डिस्कस करना है एक चीज़ पे, कितना ज़्यादा आपने उसको एक्सप्लेन करना है. बट राइटर्स शुड बी वेरी ऑफ पैराग्राफ्स दैट ओनली हैव 2 or 3 sentences. It's a pretty good bet that the paragraph is not fully developed if it is that short. ना इतना शॉर्ट होना चाहिए, ना इतना लंबा होना चाहिए. ज़्यादा लंबा होगा तो क्या होगा, उसमें डर है कि आप इधर उधर चले जाएंगे, फिर वो यूनिफाइड नहीं रहेगा, जिस तरह हमने स्कोप की बात की. और अगर बहुत कम उस पर आप 2-3 सेंटेंसेस देखेंगे तो फिर वो फुली आपने ट्रीट नहीं किया उसको, आपने डिटेल में उसके बताया नहीं उसके बारे में. तो आपने दरमियान में रहना है, हमेशा दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है. और आपने ना ज़्यादा उस पर लिखना है ना कम लिखना है, बल्कि उसको जितनी ज़रूरत है उतना आपने उस पर बात करनी है. लेकिन ये अगेन किस पे डिपेंड करता है, ऑथर के पर्पस भी डिपेंड करता है कि कितना उस पर आप जो है वो लिखते हैं. तो इट्स अ प्रीटी गुड बेट. इसका क्या मतलब कि अगर आपने बहुत छोटा रखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये एक बहुत अच्छी शर्त इस पर लगाई जा सकती है कि वो अच्छे से डेवलप नहीं किया, आपने उस पर सरासर गुफ्तगू नहीं की. अच्छा, टिप्स क्या हैं इफेक्टिव पैराग्राफ डेवलपमेंट की. अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से आपका पैराग्राफ डेवलप हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप रखेंगे. यूज़ एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस. इलस्ट्रेशंस ये होता है कि आप इस तरह से बयान करते हैं चीज़ों को कि वो पिक्चर बन जाती है माइंड में, जो है वो मूवी चलनी शुरू हो जाती है या पिक्चर बन जाती है रीडर की. और ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, ये जब आप मास्टर कर लेते हैं इस स्किल को तो तब आप इलस्ट्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं. साइड डेटा, फैक्ट्स, स्टेटिस्टिक्स से वो करें. जब आप फैक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है वो मानने में आसानी होती है लोगों की. हम कहते हैं जी फलां स्टेटिस्टिक्स, फलां ग्राफ्स, फलां रिसर्च ने ये शो किया, तो उससे जो है वो रीडर्स मान लेते हैं. एग्जामिन टेस्टिमनी, शहादत होती है टेस्टिमनी, बट अदर पीपल से सच एज कोट्स एंड पैराफ्रेजेस. तो देखें कि आप बाकी लोगों की बातें भी उस टॉपिक के बारे में लिखते हैं कि फलां बड़े आदमी ने क्या कहा जी, मशहूर आदमी ने ये कहा इसके बारे में. तो उससे क्या होता है, उससे भी आपकी जो डेवलपमेंट है वो होती है पैराग्राफ की, और लोग आपकी बात मानते हैं या उसको जो है वो क्या करते हैं, उससे एग्री करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको जो है वो ओपनली एक्सेप्ट करते हैं. डिफाइन, अच्छा ऊपर है यूज़ एन एनेक्डोट और स्टोरी. ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप स्टोरी के वे में अपने पैराग्राफ को लिखें या एनेक्डोट के उसमें लिखें. एनेक्डोट कहते हैं रोदात को या वाक़े की जो एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी उसको. डिफाइन टर्म्स इन द पैराग्राफ, आपकी जो भी पैराग्राफ में मुश्किल टर्म्स या वैसे भी टर्म्स हैं उनको आप डिफ़ाइन करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे इफेक्टिवली पैराग्राफ डेवलप होता है और उससे अच्छे से समझ आती हैं चीज़ें रीडर्स को और आपका मकसद हल होता है या पूरा होता है. अच्छा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, चीज़ों की आपस में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दो को ले लें, उनका आपस में मवाजना करें, उससे भी अच्छी डेवलपमेंट होती है. एग्जामिन इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, वजूहात और जो रिजल्ट्स हैं उनके भी बताएं. इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस तो एक ही, लेकिन इसमें वजूहात भी शामिल कर सकते हैं, कॉजेज़, और उनको भी आप एग्जामिन करें, उनका एनालिसिस करें. एनालाइज द टॉपिक, टॉपिक का तजिया करें, उसको थोड़ी सी उस पर जो है वो उस तरह से बात करें क्रिटिकली जिस तरह रीडर सोचता है एक टॉपिक के बारे में. डिस्क्राइब द टॉपिक, फिर उसको एक्सप्लेन करें. ऑफर अ क्रोनोलॉजी ऑफ एन इवेंट. टाइम सेगमेंट्स, इवेंट इसको पढ़ना है जी, ये भी इवेंट नहीं है बल्कि इवेंट है. तो ये आप ऑफ़र करें जी कि जी इवेंट जो है उसमें टाइम, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ. ये आप अगर स्टोरी राइटिंग के उसमें लिखेंगे तो वो आसान होगा उनके लिए समझना भी, वैसे भी तो उसमें क्रोनोलॉजी या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाता है. तो आपने क्रोनोलॉजी जो है उसका ख्याल करना है. सही है. क्रोनोलॉजी जो इवेंट की है उसका भी आपने फिर इसमें
ख्याल करना, ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिफाइड पैराग्राफ। अब यूनिफाइड पैराग्राफ किस तरह का होता है, देखें, माई सिस्टर लिज वॉज बोर्न लकी, शी हैज़ अ ब्यूटिफुल स्माइल। अब देखें, माई सिस्टर लिज वॉज बोर्न लकी, इसको पढ़ के मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है जी कि उसकी लकी होने के बारे में अब मज़ीद बातें होंगी कि वो लकी है अगर तो क्यों है, कैसे है। तो ये इसका क्या है, पहला ये टॉपिक सेंटेंस है इसका। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल स्माइल, उसकी स्माइल जो है वो बहुत खूबसूरत है। व्हेन शी डज समथिंग बैड शी स्माइल्स एंड माई पेरेंट्स आर नॉट एंग्री, वो लकी है कि वो जो है हंसती है या मुस्कुराती है जब वो कुछ बुरा करती है, और फिर जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो वालिदैन हैं, वो गुस्सा नहीं होते। शी ईट्स अ लॉट एंड डज नॉट गेट फैट, वो इस तरह भी लकी है कि वो खाती बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी मोटी नहीं होती। हर फेवरेट मील इज़ अ डबल चीज़ बर्गर विद फ्रेंच फ्राइज, मिल्क शेक एंड एन आइसक्रीम संडे। तो देखें कि उसका मील जो है वो कितना चीज़ बर्गर है, उसमें फ्रेंच फ्राइज़ और मिल्क शेक और आइसक्रीम, लेकिन फिर भी वो मोटी नहीं होती, और उसका जो है ये फेवरेट मील ये है। आफ्टर स्कूल शी डज हर होमवर्क इन 5 minutes वाइल शी वॉचेज टेलीविजन एट द सेम टाइम। वो इस तरह भी लकी है कि वो 2 काम एक साथ कर सकती है। तो वो होमवर्क भी कर रही होती है, 5 मिनट में वो होमवर्क कर लेती है और साथ ही वो फिर टेलीविज़न भी देख रही होती है। इन कंक्लूजन आई बिलीव सम पीपल आर बॉर्न लकी बट सम आर नॉट। तो कंक्लूजन में, नतीजतन मैं ये जो है वो यकीन करता हूँ, ये करती हूँ कि कुछ लोग जो है खुशकिस्मत पैदा होते हैं और कुछ नहीं होते। तो देखिए यही बात फिर क्या हुई है, रिपीट हुई है, बॉर्न लकी वाली, उसी को दोबारा रीस्टेट किया गया है। कंक्लूडिंग लाइन है ये आखिरी वाली जो है, आई बिलीव सम पीपल आर बॉर्न लकी बट अदर्स बट सम आर नॉट। तो देखें कि इन कंक्लूजन साथ मेंशन भी किया गया आखिरी सेंटेंस में, लेकिन वैसे भी हमें पता है। तो देखें सारी स्पोर्टिंग डिटेल्स थी दरमियान में, वो प्रूव कर रही थी कि माई सिस्टर लिज वॉज बॉर्न लकी। अगर मैंने ये दावा किया है कि वो खुशकिस्मत पैदा हुई है, वो खुशकिस्मत है, तो मैं फिर बताता हूँ कि कैसे, ठीक है, या मैं बताती हूँ कि कैसे अगर वो लड़की है और उसकी बहन है और वो उसके बारे में लिख रही है। तो देखें कि ये बहुत अच्छी एग्जांपल है यूनिफाइड पैराग्राफ की, इसमें सारी चीज़ें हैं और देखें एक से दूसरी बात नहीं कर रही है। अगर वो कहता है कि लकी, तो हम फिर सोचते हैं कि कैसे अच्छी अच्छी बातें क्या होती हैं, खुशकिस्मत कौन होता है, कैसे होता है, तो वो फिर बातें आनी शुरू होती हैं। लेकिन देखें, व्हेन शी डज समथिंग बैड शी स्माइल्स एंड माई पेरेंट्स आर नॉट एंग्री। अब ये एक बिगिनर का पैराग्राफ लग रहा है क्योंकि इसमें इस तरह की वोकेबलरी यूज़ नहीं हुई, सिंपल कंस्ट्रक्शंस यूज़ हुई हैं, सिंपल सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि एक बिगिनर ने, एक इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस राइटर नहीं है। यूनिफाइड पैराग्राफ, अ जनरस पर्सन और फ्रेंड, इस पर अगर लिखते हैं तो कैसे होगा, माई फ्रेंड तारिक इज़ जनरस। अब देखें ये इसका टॉपिक सेंटेंस है। अब बाकी सारे उसमें क्या होगा कि कैसे जो है वो काइंड है या जनरस है या जिसे कहते हैं सखी है, ठीक है। इसको वैसे जनरस होता है सखी या काइंड भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा होना, अखलाक, बाखलाक होना। तो वैसे जनरस क्या होता है, जनरस होता है आपके मेनली सखी होना या सखावत को कहते हैं जनरॉसिटी। तो अब ये सारे जो सेंटेंसेस हैं नेक्स्ट, ये किसको एक्सप्लेन करना चाहिए, इनको इसी को सपोर्ट करना चाहिए, इसी टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करना चाहिए। ही ऑफ्टन लेट्स ट्रेवलर्स स्टे इन हिज होम, वो कहता है जी कोई नहीं, आप सफ़र कर रहे हैं तो मेरे घर में ठहर जाएं। ही हैज़ होस्टेड मैनी स्टूडेंट्स टेम्परेरली, जी काफ़ी सारे जो हैं वो शागिर्द जो इसके साथ के हैं या फेलोज़ हैं, वो उनको भी अपने पास रख लेता है घर में, कहता है जी रह लें आप आर्जी तौर पे। टेम्परेरली मीन्स आर्जी तौर पे। ही सेंड्स मनी टू हिज फैमिली एवरी मंथ टू हेल्प देम विद देयर बिल्स, घर वो पैसे भिजवाता है ताकि वो अपने बिल पे कर पाएँ, उसमें मदद करता है अपनी फैमिली की। ही ऑलवेज ब्रिंग्स फ्लावर्स और फूड टू हिज फ्रेंड्स व्हेन दे आर सिक और हैव अ नीड, हमेशा वो जो है वो फ्लावर्स और फूड, फूल और खाना लेके आता है अपने दोस्तों के लिए जब वो बीमार होते हैं या उनको कोई ज़रूरत होती है। तारिक इज़ वन ऑफ द जनरस पीपल आई नो, आखिर में क्या है उसी को रीस्टेट किया, माई फ्रेंड तारिक इज़ जनरस, तारिक इज़ वन ऑफ द जनरस पीपल आई नो। कंक्लूडिंग लाइन इसकी ये है। तो देखिए ऑल द सेंटेंसेस आर अबाउट तारिक्स जनरोसिटी, नीचे नोट है कि सारे जो हैं वो जनरस उसके होने की दलील पेश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उसको, और ये एक अच्छा यूनिफाइड पैराग्राफ है। तो ये दूसरी एग्जाम्पल हो गई। अब टाइप्स देखें जी पैराग्राफ की। पैराग्राफ की टाइप्स में पहली है एक्सपोजिशन, जिसमें आप इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उसको। इसमें फिर क्या है, इसमें एग्जाम्प्लिफिकेशन है, प्रोवाइडिंग अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट अ पॉइंट। प्रोसेस, ये इसके फिर डिफरेंट हिस्से हैं। फिर क्या है जी,
एक्सप्लेन प्रोसेस में क्या एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू और मेक समथिंग और हाउ समथिंग वर्क्स, ये एक्सपोजिशन का हिस्सा है, ठीक है सारे। कॉज एंड इफेक्ट, एक्सप्लेनिंग द कॉजेज एंड और इफेक्ट्स ऑफ समथिंग, आप वजूहात और उसके असरात बयान करते हैं किसी चीज़ के। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताते हैं, पीछे भी मैंने बताया दो चीज़ों के दरमियान। डेफिनेशन, डिवीजन, क्लासिफिकेशन, आप एक चीज़ को डिवाइड करते हैं पहले, ब्रेकिंग वन थिंग डाउन इनटू पार्ट्स और सॉर्टिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इनटू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू अ सिंगल प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल, एक रूल, एक बेसिस के ऊपर आप जो है किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ये क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, ये हो गया एक्सपोजिशन, ठीक है, कि आप इंफॉर्मेशन, आपका मकसद होता है आप जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इसमें अमूमन प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस होता है, इसका आप जो है वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम फिर एक्सपोजिशन कहेंगे। डिस्क्रिप्शन और एक्सपोजिशन मिलते जुलते हैं, इनमें ये डिफरेंस है कि एक्सपोजिशन जैसे कि मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसमें आमतौर पे होता है। डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, प्लेस और थिंग बाय यूजिंग वर्ड्स रिच इन सेंसरी डिटेल्स। तो डिस्क्रिप्शन में जो है वही बात, सेंसरी डिटेल्स सेंसेस को अपील करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं किसी भी जगह, चीज़, नाम, कुछ भी मतलब शख्स, ठीक है, ये नाउन की डेफिनेशन आ गई मेरे ज़ुबान पे, लेकिन वैसे किसी भी चीज़ को, किसी भी शख्स को, किसी भी जगह को आप एक्सप्लेन करते हैं, उसकी डिटेल्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन कहलाती है। ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है, ठीक है, वो ऊपर वाला एक्सपोजिटरी पैराग्राफ होता है, ये टाइप्स हैं पैराग्राफ की। फिर नीचे है नरेशन, जिसमें आप स्टोरी किसी की बता रहे हैं तो वो नरेटिव पैराग्राफ होगा। फिर आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ, जिसमें आप आर्ग्यू कर रहे हैं, एक आप जो है वो एक मेन पॉइंट दावा किया और फिर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं यूजिंग डिफरेंट सपोर्टिंग डिटेल्स, तो ये फिर आर्गुमेंटेटिव जो है पैराग्राफ हो जाता है। आर्ग्यूइंग अ पोजीशन एंड डिफेंडिंग इट विद अ सीरीज ऑफ सॉलिड रीजन, फिर वजूहात आप देते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं ताकि आपका पॉइंट प्रूव हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट पैराग्राफ राइटिंग। अब देखिए कितनी डिटेल्स से कितनी ज़्यादा चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हमने रूल्स पढ़े हैं, हमने कंपोजिशन के बारे में पढ़ा है, कोहेरेंस, लॉजिकल एंड वर्बल ब्रिजेस के बारे में हमने पढ़ा है, यूनिफाइड जो पैराग्राफ है उनकी दो एग्जांपल्स हमने देखी हैं, एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ हमने देखे हैं, ठीक है, तो डेफिनेशन हमने देखी है इसकी, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, पर्पज़ हमने देखा है पैराग्राफ राइटिंग का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ राइटिंग में। ये थोड़ी वीडियो लंबी है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें आपको तकरीबन जो है डिटेल के साथ समझाई गई हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ राइटर्स को पढ़ें जो मशहूर तरीन राइटर्स हैं, और उनके पैराग्राफ्स को देखें, उसमें देखें कि कंक्लूडिंग सेंटेंस है, टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, कैसे बात की गई है, किन वर्ड्स को यूज़ किया गया है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं नहीं है, ट्रांजिशनल सिग्नल्स या ट्रांजिशनल वर्ड्स जिसको भी कहते हैं, जिसको ये भी कहते हैं, तो वो भी आपने देखना है कि है या नहीं। तो इन चीज़ों को सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए आपने रीड करना है भी, और फिर इंशाल्लाह आप लिखने के काबिल भी होंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपका जो भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, फीडबैक हो, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए भी मुझे जो है वो सजेशंस दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।